कहानी की शुरुआत में हमें एल्पासा एम्पायर की शाही महल दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से अटैक हो चुका है। और एक आदमी गर्दन पे तलवार रख के पूछ रहा, क्या तुम प्रिंसेस हो? और चारों तरफ खून खराबा। पीछे छुपी हुई हमारी इस कहानी की फीमेल लीड सोच रही, तो मेरी सेकंड लाइफ भी इसी तरह खत्म हो जाएगी। समय खत्म हो गया है और अब सिर्फ इन मासूम नौकरानियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। भले ही मैं सिर्फ आधी शाही हूँ, फिर भी मैं एल्पासा की आखिरी राजकुमारी हूँ। लेकिन जब तक वो मुझे मार नहीं देते, वो राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे। और प्रिंसेस ठान लेती है वो बाहर निकलेगी। कहती है, मैं हूँ प्रिंसेस बिट्रेस। फिर वो आदमी कहते हैं, क्या तुम हो? तुम जीना चाहती हो या मरना चाहती हो? तुम्हारी हस्बैंड ने तुम्हें और तुम्हारी एम्पायर को बेच दिया है। क्या तुम फिर भी जीना चाहती हो? उसके सिपाही भी हंसने लगते हैं। डरते हुए प्रिंसेस कहती है, मैं फिर भी जीना चाहती हूँ, मुझे जीना है। लेकिन अगर तुम मुझे मार डालना ही चाहते हो तो बस एक बार में ही मेरा सिर धड़ से अलग कर देना और कृपया नौकरानियों को छोड़ देना। वो इनोसेंट है, उन्हें कम से कम दासी के रूप में जीते रहने देना। फिर वो आदमी कहता है, हाँ तो तुम वाकई जीना चाहती हो? फिर पूछ रहा, प्रिंसेस मुझसे उसे छोड़ देने की विनती कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए योर ग्रेस? और पीछे खड़ा है इस कहानी का मैं लीड नोस्टेरस एम्पायर का रॉयल गार्ड के कैप्टन एलेसांड्रो ग्राहम। तो हम उसे कैप्टन कहेंगे। और इसी तरह से इन दोनों का पहली मुलाकात हुई। और फिर कैप्टन ऑर्डर दे रहा, उसका गला काट के शाही महल के दरवाजा पे लटका दो। ये बात सुन के प्रिंसेस पूरी तरह से घबरा जाती है। कैप्टन जाते हुए सोच रहा, वो कमीना अपनी बीवी को धोखा दिया होगा और राज्यों का सौदा किया होगा। मैं अपने ऊपर से खून की स्मेल नहीं हटा पा रहा हूँ। मुझे इस घिनौने बदबू की कभी आदत नहीं हो सकती। मैं इसे तंग आ चुका हूँ। पीछे से एक आदमी आता है, उसका नाम होता है इवान। कह रहा, योर ग्रेस, क्या हमें प्रिंसेस को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो गिलबर्ट की बीवी है। हम उसे अभी के लिए बंदी बना रख सकते हैं और जरूरत पड़ने से बाद में खत्म कर देंगे। और कैप्टन भी उसके तरफ देखते हुए सोच रहा, मुझे याद है कि मैंने सुना था उसकी माँ विदेश से थी। उसके काले बालों और काली आंखों की वजह से उसके बच्चे के बाल सुनहरा नहीं होंगे, जो कि एल्पासा एम्पायर के सिंहासन का उत्तराधिकारी होने के लिए जरूरत है। उसे जिंदा छोड़ना हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा, भले ही वो फ्यूचर में जन्म दे। फिर कहता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ये कह के चला जाता है और इवान ऑर्डर देता है, प्रिंसेस और स्लेव को जिंदा पकड़ लो और बाकियों को मार डालो। ये सुन के प्रिंसेस थोड़ा चैन की सांस लेती है। सोच रही, मैं बच गई, मैं मरना नहीं चाहती। और कैप्टन ने जो ऑर्डर दिया था, मार डालो और गर्दन काट के दरवाजा पे लटका दो। वो आदमी रॉयल गार्ड का कैप्टन है, एलेसांड्रो ग्राहम। मैं बहुत डर गई थी। मुझे उम्मीद है कि मुझे उसे फिर से नहीं देखना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और एक आदमी कह रहा, कैप्टन पीछे मुड़ता है तो वो आदमी कह रहा, अब जब आप एल्पासा की समृद्ध भूमि का यूज कर सकते हैं और वहाँ के लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं, तो एम्पायर और भी ज्यादा समृद्धि हो जाएगा। और ये बुढ़ा आदमी होता है गिलबर्ट, चांसलर ऑफ एल्पासा। फिर कह रहा, तो मुझे वो जमीन और टाइटल कब मिलेगी जिसका मुझसे वादा किया गया था योर ग्रेस? कैप्टन कहता है, वादा किया गया था? फिर वो बुढ़ा गिलबर्ट कह रहा, आपने मेरे एक्सचेंज के बदले मुझे एल्पासा के लॉर्डशिप का वादा किया था। और कैप्टन मन में सोच रहा, उसने अपने पुराने दोस्त एल्पासा के किंग के साथ विश्वासघातक किया, साथ ही उसके बीवी को भी धोखा दिया। ये इतना घिसा पिटा है कि मेरे लिए बहुत बोरिंग है। फिर उसे पूछता है, मैंने सुना है कि प्रिंसेस तुम्हारी बीवी है। और गिलबर्ट कह रहा, हाँ, लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हैं? कैप्टन कहता है, क्या तुम उस जमीन का आधा हिस्सा छोड़ने को तैयार हो जिसका तुमसे वादा किया गया था? उसके बदले में तुम एल्पासा की प्रिंसेस को ले जाओगे। और मन में सोच रहा, मुझे पहले से ही पता है कि इस गद्दार का जवाब क्या होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस बात का क्या बहाना देगा। और गिलबर्ट कह रहा, माफ करिए योर ग्रेस, क्या आपका मतलब है कि आपने अब तक प्रिंसेस बिट्रेस को जान से नहीं मारा? वो सिर्फ एक
आधी खून वाली प्रिंसेस है। उसके साथ जो कुछ भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मन में सोच रहा है कैप्टन ऐसी बात का सुझाव क्यों दे रहे हैं। बेहतर होगा कि उनकी जड़ों को ही खत्म कर दिया जाए। वो अपने घटिया पिता के जैसा बिल्कुल नहीं है। और उससे ये सब बात सुन के कैप्टन सोच रहा उसका कोई लेना देना नहीं, इससे अच्छा तो उसे खत्म ही कर देना चाहिए। तो वो अपनी ही बीवी को मारने के लिए तैयार है। फिर कहता है अगर तुम उसे नहीं लेके जाना चाहते तो मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। और वो लालची गिलबर्ट को तो सिर्फ अपनी जमीन की ही पड़ी रहती है। वो कह रहा तो आप अभी भी मुझे वो टाइटल दे रहे हैं, है ना कैप्टन। और वहाँ से कैप्टन चला आता है और ये सब देख के सोच रहा ये कितना बकवास है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसकी दासियों को जेल में बंदी बनाया गया है। उनमें से एक दासी पूरी तरह से घबराई हुई होती है। वो रोते हुए कह रही मुझे इसके बजाय मरना पसंद होगा, इससे तो मौत बेहतर है। प्रिंसेस समझाते हुए कह रही सब लोग रोना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम सभी अभी बहुत परेशान महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहते हो तो एक दिन तुम सभी जिंदा रहने को चुनने के लिए खुद को धन्यवाद दोगे। और वो स्लेप रोते हुए कह रही इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम नोस्टेरोस में गुलाम की तरह कैसे रहेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि हमें किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा। और प्रिंसेस कहती है रूमी अगर तुम मर गई तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कम से कम हम सब अभी भी जिंदा हैं। मैं वादा करती हूँ जीने की चुनाव करना हमेशा मरने से बेहतर होता है। और रूमी कह रही आपके लिए ये कहना आसान है क्योंकि आप एक गुलाम के रूप में पैदा नहीं हुए हो। मेरे लिए गुलाम बनना मरने से भी ज्यादा अपमानजनक है। उससे ये बात सुन के दूसरी मेड कहती है रूमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाइनेस के साथ ऐसी बात करने की। फिर प्रिंसेस कहती है हाँ तुमने सही कहा, मेरा जन्म एक गुलाम के रूप में हुआ था। ये सुन के सारे शौक हो जाते हैं। प्रिंसेस कह रही लेकिन क्या तुम मेरा विश्वास करोगे जब मैं कहूँगी कि मैं प्रिंसेस के रूप में 2 साल की तुलना में गुलाम के रूप में बिताए उन 23 वर्षों के दौरान ज्यादा खुश थी। महल में मेरे रहने के दौरान तुम सभी ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम सभी को धन्यवाद। अब हम सब गुलाम हैं। अब तुम्हें मेरे साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो लाल बालों वाला आदमी पहुंचता है। कह रहा प्रिंसेस माय फुट। हे प्रिंसेस अगर तुम फिर से गुलाम बनने के लिए इतने एक्साइटेड हो तो क्या हमें तुम्हारे लिए जश्न मनाना चाहिए। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है इवान शौक होके कह रहा क्या गिलबर्ट अपनी बीवी को वापस नहीं लेना चाहता। और कैप्टन कहता है उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। और इवान कहता है मैंने सोचा था कि अगर हम उसके जान बख्श दें तो वो हमारे काम आ सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपनी ही बीवी को वार का स्लेव बनाने दे रहा है। अगर वो अब हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है तो क्या हमें इस विद्रोह को रोकने के लिए उसे मार नहीं देना चाहिए। कैप्टन कहता है नहीं, उसके बच्चे भी ये राज सिंहासन हासिल नहीं कर सकते। इवान कहता है हाँ योर ग्रेस। और मन में सोच रहा लेकिन क्यों, क्या उन्हें उस पर दया आ रहा है। कैप्टन को गिलबर्ट जैसे लोगों से नफरत है क्योंकि वो राजघराने के बीच अंतहीन सत्ता संघर्ष को देखते हुए बड़ा हुए हैं। उनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें उनकी स्थिति पर दया आती है। वो महल की हर चीजों से इतनी बुरी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे कि उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही युद्ध में जाने के लिए खुद को प्रस्तुत कर दिया। हर कोई उन्हें एक हिंसक और खून के प्यासे इंसान के रूप में जानता है, जबकि असल में वो ज्यादातर चीजों को प्रति नम हो चुके हैं। ये अफसोस की बात है वो अभी भी बहुत छोटे हैं। फिर उसे पूछता है कैप्टन एम्पायर में आपकी वापसी पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। लोग पहले से ही हिज मैजेस्टी की आपको एक नई उपाधि प्रदान करने की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सुन के कैप्टन बस मुस्कुराता है और मन में सोच रहा ग्रैंड ड्यूक क्या ये सिंहासन को ठुकराने पर उनकी रिएक्शन है
मुझे देने के लिए एक अस्तित्वहीन पदवी बना रहे हैं। ये सब सोल्जर विद्रोह के माध्यम से सिंहासन जीतने के बाद आप कभी नहीं बदलेंगे। और इवान कह रहा, अब जबकि आपने एल्पासा को जीत लिया है, एम्पायर एकीकृत हो गया है, आपको इस सेलिब्रेशन में बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और कैप्टन वहाँ से चला जाता है और सेन प्रिंसेस के पास आता है। वो लाल बालों वाला आदमी उसे धमकाते हुए उसे कह रहा, तो तुम्हारा जन्म एक गुलाम के रूप में हुआ था, है ना? तुम्हें अपनी जड़ों की ओर वापस जाकर बहुत खुशी हो रही होगी। और वो सिपाही भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, सर रियो, तो पता चलता है इस आदमी का नाम रियो है। वो कह रहे हैं, पता है मैंने पहले कभी काले बालों वाली लड़की नहीं देखी थी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसके शरीर के बाकी बालों का रंग भी उसके सिर के बालों जैसा ही होंगे। और दूसरा सिपाही भी हंसते हुए कह रहा, मुझे भी ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। और वो आदमी रियो कहता है, तुम दोनों इसके साथ मजे करो, मुझे कुछ और काम है। योर हाइनेस, आई मीन मिस स्लेव, क्या आप जानते हैं एम्पायर में गुलामों के शरीर पर निशान लगाए जाते हैं। प्रिंसेस ये देख के बहुत घबरा जाती है और सोच रही, क्या वो अभी मुझे मार करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मेरे से दूर चले जाओ, मेरे से दूर हटो। और वो दुष्ट रियो उसको बाल पकड़ लेता है, बाल खींचते हुए कह रहा, प्रिंसेस इसे कहाँ पसंद करेंगी, तुम्हारे माथे पर या फिर गर्दन पर, या फिर कैसा रहेगा अगर तुम्हारी दोनों गालों पर? और तभी इवान पहुँचता है, कहता है, रियो बस बहुत हुआ। वार स्लेव तब तक शाही महल की संपत्ति होती है जब तक उन्हें किसी जागीर या किसी आदेश के लिए नियुक्त नहीं किया जाता। तुम बिना अनुमति के किसी को भी लो क्लास स्लेव नहीं बना सकते, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और प्रिंसेस सोच रही, लो क्लास स्लेव, वो स्लेव जिन्हें गुलामों के बीच भी सबसे खराब ट्रीटमेंट मिलता है। अगर मुझ पर भी ये निशान लगा होता तो मेरी जिंदगी का तो और काम उठती है। और रियो वो स्टाफ को फेंकते हुए कह रहा, कितना बोरिंग है, तो कम से कम वो प्रिंसेस मुझे दे दो, एक गुलाम जो कभी शाही खानदान की थी। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। और ये सुन के प्रिंसेस अपना मुंह घुमा लेती है और इवान कहता है, मैं नहीं कर सकता, इसे जल्द ही या तो किसी जागीर या नाइट ऑर्डर में नियुक्त किया जाएगा, तब तक इंतजार करो। हालांकि मेरा उसे तुम्हें देने का जरा भी इरादा नहीं है। और रियो उसके करीब जाके उसको मुंह को पकड़ लेता है और कह रहा, क्या तुमने सुना? अब बस इंतजार करो। और उसके कान को बाइट कर देता है, फिर धक्का देके नीचे गिरा देता है। और प्रिंसेस लाचार होते हुए सोच रही, किसे पता था कि वार स्लेव होना इतना क्रूएल होगा। अगर यही मेरी नई सिचुएशन होने वाली है तो क्या मेरा जिंदा रहना सच में बेहतर था। और तब सिपाही को आवाज आता है, वो कह रहे हैं, हमने उसे ढूंढ लिया है, हमने आखिर लास्ट प्रिंसेस को पकड़ लिया है। और वो लड़की कह रही, जाने दो मुझे। और ये होती है प्रिंसेस एलिसिया। और उसके सिपाही कह रहे हैं, वो हमें महल के अंदर छुपी हुई मिली, वो बहुत चालाकी से छुपी हुई थी। और ये सब प्रिंसेस भी देख रही होती है। और कैप्टन कहता है, उसका सिर काट के महल के दीवार पर लटका दो, ये कह के जाने लगता है। और पीछे से एलिसिया चिल्ला के कहती है, तुम कमीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिलबर्ट के साथ मिलकर पीठ पीछे हमें धोखा देने की? तुम्हारी पिता सम्राट होने का नाटक कर रहा है, लेकिन सच में वो एक गद्दार है जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। क्या ये सच नहीं है? तुम्हारे ये गंदे तरीके इस बात का सबूत है कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। तुम बिल्कुल अपने नीच दो कोड़ी के पिता के जैसा हो। और वो सिपाही भड़कते हुए कहता है, तुम अभी भी एक बड़े आदमी की तरह बात कर रही हो, है ना? तुम्हारी कैप्टन के प्रति इतना बदतमीजी तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और तब कैप्टन तलवार साइड करता है, फिर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इसमें इतना क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि कभी हमारे बीच शादी का प्रपोजल आया था?
मुझसे शादी की भीख मांगने के अलावा क्या तुमने अपने देश के लिए कुछ किया है? एलिसिया कहती है, क्या? और कैप्टन कह रहा, इसके बजाय अपनी कमजोर देश को दोष दो। और तभी एलिसिया कैप्टन के मुंह पे ही थूक देती है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं और कैप्टन गुस्से में अपना मुंह साफ करता है। फिर कहता है, मैंने अपना माइंड बदल दिया है, मेरा तलवार लाओ। और कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिर्फ तुम्हारी सिर कलम करना तुम्हारे लिए मेरी आखिरी दया थी। और एलिसिया घबराते हुए कह रही, क्या तुम अभी? और कैप्टन तलवार से एलिसिया के सिर में लगा देता है। और रियो कह रहा, प्रिंसेस एलिसिया जो हमेशा से इतनी प्राउडफुल और एरोगेंट रही थी, तुम इतनी छोटी सी बात से शर्मिंदा हो गए क्योंकि तुम एक नोबल प्रिंसेस हो। और एलिसिया कह रही, कृपया मैं इस हद तक गिरकर आपसे भीख मांग रही हूँ। और सिपाही कह रहे हैं, क्या इसे भी स्लेव बना के रखा जाएगा? और दूसरा सिपाही कह रहा, और क्या, वो तो उसी के लायक है। ये सब बात सुन के एलिसिया कहती है, प्लीज मुझे जान से मार दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे जान से मार दो। और तब कैप्टन तलवार से वार कर देता है। वो धड़ाम से नीचे गिरती है और कहता है, इसे दीवार पे लटका दो। ये देख के प्रिंसेस तो पूरी तरह से शॉक। पीछे से उसके मेड आती है और प्रिंसेस देख के एकदम से चौंक जाती है। फिर उसकी मेड कह रही, क्या आप ठीक हैं प्रिंसेस? प्रिंसेस तो एकदम घबराई हुई। जाते हुए कैप्टन की नजर प्रिंसेस के साथ मिलती है। वो डर के मारे सोच रही, प्लीज प्लीज मेरे से दूर चले जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और कैप्टन भी देख पाता है प्रिंसेस किस तरह से डरी हुई है और मुड़ के वो चला जाता है। प्रिंसेस सोच रही, घबराती हुई एक कोने में बैठ जाती है। सोच रही, मुझे नहीं पता कि वो कब अपना मन बदल लें और मुझे मारने का आदेश दे दें। मैं कभी भी दूसरों की नजरों में नहीं आ सकती। अगर ऐसा हुआ तो समझो मैं पहले ही मर चुकी हूँ। सीन चेंज होता है और हमें वार का मैदान दिखाया जाता है। वो आदमी कह रहा, तेज चलो, जो भी बेहोश होगा हम उसे वही खत्म कर देंगे और तुम्हारी लाश को पीछे छोड़ देंगे। और प्रिंसेस के हाथ बांध के उसे बंदी बना के लेके जा रहे होते हैं। वो सोच रही, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे लगता है कि हम एक हफ्ते से चल रहे हैं। मेरा पहला लाइफ भी ऐसे ही खत्म हो गई थी और अब मेरा दूसरी जिंदगी भी बस मुश्किलों से ही भरा है। पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, कैसे वो पहले नेशनल एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट वर्कर बनी थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होके 30 साल में ही डॉक्टर बन गई थी। और अचानक से कुछ ऐसा होता है, वो 35 साल की उम्र में ही अपना कार एक्सीडेंट में अपना जान गंवा बैठती है। और मुझे कुछ भी नहीं मिला जो मैंने चाहा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं सोचा था। और ये लाइफ में मेरी नया जन्म हुई। और दिखाया जाता है उसका नया लाइफ। वहाँ पे प्रिंसेस की माँ बोल रही, क्या आप ये बच्ची का ध्यान रख सकते हैं? और वो होती है फॉरेन लैंड की स्लेव। और उसकी माँ जब वो छोटी थी तभी गुजर गई थी और बाकी स्लेव के हाथों में प्रिंसेस पली बड़ी थी और एल्पासा के किंगडम में वो पैदा हुई। और मेरी पास्ट लाइफ के बारे में अभी भी मुझे सब कुछ याद है। और मुझे लगा था मैं एक सेब की तरह पैदा हुई और मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे और एक नया चांस मिला है जिंदगी जीने का। इस वजह से मैं हर टाइम पे खुश रहना चाहती थी और मेरी पास्ट लाइफ को याद करते हुए मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैंने चाही थी। और मैंने पढ़ाई करना और लिखना भी सीखा। और मैं एक स्लेव होके मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल रही है, फिर भी मैंने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जिया है। पर अचानक से ऐसे हुआ कि मुझे पता चला कि वो मेरे पिताजी हैं, जो कि एल्पासा की किंग हैं। और मैं तब 23 साल की थी और इससे पहले मैं उनसे कभी भी नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मेरे पिताजी हैं और मुझे उनके साथ ले गए, ये बोल के कि मैं प्रिंसेस हूँ। और एक दिन गिलबर्ट, मेरे पिताजी के फ्रेंड, उसने मुझे मेरे साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। और किंग ने गिलबर्ट के साथ ऐसी तरह मुझे फेंक दिया जैसे कि वो एक दिन की गलती की वजह से वो स्लेव से ये बच्ची पैदा हुई है। मेरे पास तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। गिलबर्ट के मन में चल रहा, ये तो उसके खून का भी नहीं है और वो मुझे दे रही है। फिर वो बोलता है, मैंने जब तुम्हें देखा था पहली बार तब मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि तुम्हारा ब्लैक हेयर है, पर जब मैं तुम्हें पास से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है तुम थोड़ा सा सुंदर हो। और 2 साल कैसे ये मैरिड लाइफ बीती है ये एक
बुरा सपना की तरह है, पर मैं अभी भी जीना चाहती हूँ, पर उसके साथ रहते हुए पर मैं तो मरना ही चाहूंगी। और एक दिन एम्पायर ने एल्पासा के ऊपर अटैक कर दिया और मुझे लगा था अगर उन्हें पता चलेगी कि मैं प्रिंसेस हूँ, वो तो मुझे गर्दन काट के वहाँ पे ही लटका देंगे। और प्रिंसेस को बंदी बना दिया जाता है और वो सोच रही स्लेव की जिंदगी मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा दर्द भरा है। और जब उसे बंदी बना के कैप्टन की राज्य में लेके आते हैं, जब वो राज्य देखती है तब सोचती है क्या ये नोस्टेरोस एम्पायर का कैपिटल है। और जब चारों तरफ देखती है ये तो बहुत बड़ा है और इसके साथ अल्पासा के कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से ये एम्पायर को एक कॉन्टिनेंट की तरह बताया जाता है। फिर वहाँ से एक आदमी बोलता है, हे तुम, और तुम्हें ये काम दिया जाता है, तुम कोपिटो फैमिली का जनरल इवन को तुम उन्हें सर्व करोगे और तुम्हें ये पोजीशन दिया जाता है। और वो बोलती है ये सर, और वो सोचती है जनरल इवन वो हैं जो कैप्टन के साथ रहते हैं और सोच रहे हैं उन्होंने एक प्रिंसेस के तौर पे मेरे से कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसलिए वो मुझे बाकी स्लेव की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं और शायद यही सही रहेगा। मेरी टाइटल मेरे लिए हमेशा मुश्किल ही खड़ा करी है और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मैं दोबारा से मिलना नहीं चाहती, ना ही मैं देखना चाहती हूँ। वो नाइट और उसके साथ साथ कैप्टन भी। और दिखाया जाता है और प्रिंसेस वहाँ पे खड़ी हुई अपना हेयर काट देती है और सोचती है मैं बिल्कुल भी किसी का अटेंशन नहीं चाहती। आज के बाद मेरी प्रिंसेस की लाइफ पूरी तरह से ये मेरा पास्ट है, मैं अभी मेरा नया लाइफ जीऊंगी। और वहाँ पे वो झाड़ू लगा रही होती है और पीछे से मेड आके बोलती है, हे तुम इधर आओ। और वो पीछे मुस्कुराते हुए बोलती है, यस मैम। और वो मेड उसे क्लीन करने के लिए, अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए उसे बोलती है और वो खुशी खुशी अपना सर हिलाती है और अच्छे से सारा जगह क्लीन करती है और सोचती है आज के बाद मैं मेरा नया लाइफ जीऊंगी। क्लोई एक कॉमन स्लेव। और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है क्यूपिटो इवान को और वो एक लेटर पढ़ के सोच रहा ये क्या गड़बड़ी है। कैप्टन और उनके पिताजी के साथ रिश्ता बिल्कुल भी खराब है और एक दूसरे से इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बहुत ऑकवर्ड फील होता है। और वो कॉर्पोरेशन सेरेमनी में ये सब साफ तौर से दिखाई दे रहा था। ये सब देख के ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ कितना डिफिकल्ट है। फिर कैप्टन को इवान बोल रहा है, योर ग्रेस, हिज मैजेस्टी ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि कल उनके साथ आप साथ में बैठ के डिनर करें। कैप्टन बोलता है उनका इनविटेशन रिजेक्ट कर दो। इवान बोलता है योर ग्रेस, पर इस बार हम कौन सा बहाना दे, हम हर बार बहुत सारे बहाना दे चुके हैं। रॉयल बैटल टूर्नामेंट बहुत जल्द होने वाला है, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप ग्रैंड ड्यूक के साथ आप डिनर करें। और हिज मैजेस्टी ने अनाउंस किया है 1 साल के अंदर आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपका मैरिज के लिए अरेंज कर रहे हैं। और ये बात सुन के कैप्टन सोचता है क्या मैरिज के लिए अनाउंस करेंगे, मैं उनसे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करता। और इवान बोल रहा है अगर आप बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट नहीं कहेंगे या आप फिर आपकी बात क्लियर नहीं करेंगे तो वो कल बिल्कुल अनाउंस कर देंगे और वो पहले से ही सीक्रेटली प्रिपेयर है इस चीज के लिए। फिर कैप्टन बोल रहा है एरन, उनके जाके ये मैसेज पहुंचा दो, उनको ये कहो कि मैं रॉयल गार्ड का नाइट से प्यार में पड़ गया हूँ और हाँ रियो मेरी लवर बना तो सही रहेगा। और इवान बोलता है सर रियो, ये बात कोई भी विश्वास नहीं करेगा, अगर आप सर क्रिस बोलेंगे तो शायद वो बहुत अच्छी तरह से विश्वास कर लेंगे। और सीन चेंज होता है और यहाँ पे क्लोई को दिखाया जाता है वो कि पूरी तरह से अच्छे से अपना काम कर रही होती है और वो सोचती है मैं कितना लकी हूँ कि मुझे मेडिकल रूम की साफ सफाई में मुझे रखा गया है। मैंने सोचा था मेरी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो जाएगी, पर ऐसा लग रहा है ये सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, मुझे किसी भी नाइट से भागना नहीं पड़ रहा। और मेडिसिन रूम में पहुँचती है और देखती है क्या ये मेडिसिन स्टोर प्लेस है, थोड़ा अच्छे से देख लूं कि सारा मेडिसिन ठीक है। ये मुझे उस चीज का याद दिलाता है जिसे मैं औषधालय में काम करती थी एल्पासा में। और जब वो अंदर घुसती है तब देखती है कि सारा मेडिसिन इधर उधर बिखरा हुआ है और इतना धूल जमा हुआ है, इसलिए वो सारा धूल हटा के साफ कर दे के वो अच्छी तरह से उसे सजा के रख देती है। और जब पूरी तरह से अच्छी तरह रख देती है तब देखती है कि मैंने बहुत काम कर लिया और अभी ये बहुत सही दिख रहा है। और मेरी पास्ट लाइफ में मैंने जो स्टडी किया था ऐसा लग रहा है कि ये सब वो काम आता है। और ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद नहीं है,
फिर भी ठीक है। और तभी एक आवाज आता है और जब पीछे देखती है तब खड़े होते हैं डॉक्टर जॉर्ज और वो गंभीर आवाज में बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो नीचे झुकते हुए बोलती है सर जॉर्ज। और क्लोई को याद आता है सर जॉर्ज वो है डिप्टी चीफ जो कि उन्हीं का मेडिकल है। और वो जवाब देती है मैं ये पूरा फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर रही थी क्योंकि बहुत ही गंदा हो चुका था। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलता है यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही अलाउ हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। वो माफी मांगते हुए बोलती है माफ करिए सर। और डॉक्टर जॉर्ज बोल रहा है मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा यहाँ पे एरा गैरा कोई भी यहाँ पे आ जा रहा है। और जब मेडिसिन के ऊपर नजर पड़ता है तब पूछता है क्या ये सब मेडिसिन तुम्ही ने रखा है। वो बोलते हैं सर हाँ मैंने ही रखा है। और सोचती है अभी तो मुझे बिल्कुल सजा मिलेगी क्योंकि मैं बिना परमिशन के वो सब मेडिसिन छुआ है। और वो डरते हुए माफी मांग के बोलती है मुझे माफ कर दीजिए सर ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर सोच रही अभी तो कुछ भी हो जाए मुझे तो सजा मिलने ही वाली है फिर भी मुझे सच बताना होगा। फिर वो बोलती है मैंने एक औषधालय में इससे पहले काम करती थी। मैंने ये सब मेडिसिन अच्छे से देखा और बहुत धूल हो गई थी इसलिए सोचा कि क्लीन करूं। और डॉक्टर जॉर्ज मन ही मन सोच रहे अगर वो औषधालय में काम करती थी और ये एम्पायर का बहुत बड़ा मेडिसिन स्टोरेज है और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन मेडिसिन भी है कि एक स्लेव होके इस सब के बारे में उसे कैसे पता कि कहाँ पे किस जगह में रखा होता है। फिर वो बोलता है और इस सब के बारे में तुम्हें कैसे पता तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता। फिर क्लोई बोलती है मैं पढ़ सकती हूँ सर और मैंने इसी वजह से मुझे सब कुछ याद था इसलिए मैंने सही जगह पे सही मेडिसिन रखा है। और डॉक्टर जॉर्ज चौंकते हुए पूछते हैं क्या तुमने अभी ये बोला कि तुम्हें पढ़ाई करने आता है और उसके साथ साथ तुम्हें लिखाई भी। क्लोई जवाब देती है हाँ सर मैं औषधालय में हर्बल मेडिसिन की पढ़ाई करती थी और उस दौरान मैंने पढ़ाई और लिखाई दोनों ही सीखा है। और डॉक्टर जॉर्ज सोच रहे हैं मैंने आज तक ऐसे पर्सन किसी को भी नहीं देखा था जो एक स्लेव होके भी उसे इतनी नॉलेज है। फिर वो बोलता है अगर तुमने सच में मेडिसिन की स्टडी किया है तो फिर भी मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा क्योंकि तुमने बिना परमिशन के ये सब टच किया है कि अभी तुम्हारा जेल टाइम आ गया है इस वजह से तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और वो अपना सर झुकाते हुए प्रिंसेस बोल रही मुझे माफ कर दीजिए। और सोच रही ये पनिशमेंट तो ठीक है जितना मैंने भयानक सोचा था। और डॉक्टर जॉर्ज पूछता है बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। और वो अपना नाम बताते हुए सोचती है मेरा नाम मैं उन्हें मेरा असली नाम नहीं बता सकती कि मेरा नाम बिट्रेस है। और अपना नाम जवाब देती है मेरा नाम है क्लोई। और सीन चेंज होता है और यहाँ पे कैप्टन एलेसेंड्रो को दिखाया जाता है। और तब अपना तलवार की प्रैक्टिस करते हुए वो सोच रहा है और वो प्रैक्टिस करते हुए एक बात उसके दिमाग में चल रहा है और तब एकदम गुस्से में आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है अलेक्जेंड्रो उसको गले लगाया है और ऐसा भयानक टाइम जिस टाइम पे अलेक्जेंड्रो के गर्दन में छुरी रखाया गया था और उस टाइम पे वो बहुत ही घबरा गया था। और ये सब बातें सोचते हुए अपना प्रैक्टिस खत्म करता है। इवान बोल रहा है योर ग्रेस लेडी बैंड्रेसा जो कि ड्यूक की डॉटर है उन्होंने आपके बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही। प्लीज आप एटलीस्ट एक बार तो उनसे मिल लीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि एक अनमैरिड कपल बार बार ड्यूक के पास उनके घर पे आ रही है तो कितना गॉसिप और कितने रूमर्स फैलेंगे आपको पता भी है। प्लीज योर ग्रेस प्लीज एक बार उनसे हेलो कह दो क्योंकि वो 10 बार आ चुकी हैं और अगर आप ऐसे उनसे इंतजार करवाते रहेंगे तो वो बार बार आते रहेंगी और हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी। और कैप्टन को इस सब के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और बोलता है एरन। फिर वो पूछता है यस योर ग्रेस। कैप्टन बोल रहा है पर मैं इस बारे में केयर क्यों करूं। और एरन तो अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है पर आप इससे केयर क्यों नहीं कर सकते। लेडी क्लारा बेंड्रोसा बार बार हर दिन यहाँ पे आती हैं आपको देखने के लिए। क्या उनका शरीर में कोई गड़बड़ी है। इतना सुंदर औरत सामने होने के बाद भी वो उसे देखते तक नहीं। और ये सब सोच रहा होता है और दरवाजा खोलता है और बोलता है लेडी क्लारा बेंड्रोसा ग्रैंड ड्यूक को बहुत जरूरी काम पड़ गई है इस वजह से आपसे वो मिल नहीं सकते। इस वजह से आप कृपया करके नेक्स्ट टाइम आना। फिर वो लेडी बोल रही अगर वो इतना बिजी है ये तो बहुत बुरा है। और सोचती है कि इतना तगड़ा बॉडी और डार्क ब्राउन हेयर और नीले आंखें और चारों तरफ यही रूमर्स है ग्रैंड ड्यूक एक बेहद ही सुंदर नौजवान है। और जब वो पहली बार देखती है सोचती है कि
तो ये सब बातें सच थी। वो बहुत ही सुंदर है। जब मैंने पहली बार देखा तभी से ही मेरा दिल खो बैठी हूँ। एक परफेक्ट मैन, ब्यूटीफुल फेस के साथ एक विशाल सा बॉडी, और वो मेरे एक परफेक्ट मैच है। और रोज आके वो उन्हें ताड़ती ही रहती है। और ये सब देखते हुए सोच रहा, एक ड्यूड की डॉटर और ये एम्पायर में हर रोज आते हुए और मन ही मन वो खुद ही गुड़ खा लेती हैं। और मुझे नहीं लगता ऐसे नोबल फैमिली की लेडी एक जवान मर्द के हाउस में रोज आना जाना। ऐसा लगता है जैसे कि ये एक पपी है और अपना टेरिटरी को वो मार्क करने आई है। फिर वो लेडी बोलती है, वो जवाब देता है, यस माय लेडी, ये रोज बहुत ही खूबसूरत है और आपने मुझे यहाँ पे अलाउ किया है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पे दिखाया जाता है डॉक्टर जॉर्ज को, और वो तब भी उनका नींद नहीं आ रहा होता है। तब भी सोच रहे हैं कि एक स्लेव होके उसे मेडिसिन के बारे में कैसे पता। नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। और ये सब तो अल्पाशा से लिया गया था। और मुझे आधी मेडिसिन के बारे में तो पता भी नहीं है। और वो उठ के बैठता है और उसके वाइफ बोलती है, क्या कुछ हुआ है? फिर वो जवाब देता है, नहीं, आप अच्छे से सो जाओ, मैं अभी कुछ ही देर में आता हूँ। और वो सोच रहा, मैं ऐसे ही नहीं सो सकता, मैं वो स्लेब को वापस देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्लोई को दिखाया जाता है, वो सोच रही, मैं सोच रही थी ठीक रहेगा, पर यहाँ पे अकेले रहने में मुझे बहुत डर लग रहा है। पर मेरी जिंदगी हर टाइम इतना मुश्किल क्यों है? मैंने मेरी पास्ट लाइफ के बारे में हमेशा रिग्रेट करते आई हूँ और अभी मैं एक स्लेब की तरह पैदा हुई। मैं हमेशा कोशिश करते आई हूँ कि मेरा हमेशा बेस्ट दे पाऊँ। और अचानक देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर जॉर्ज आते हैं। डॉक्टर जॉर्ज पूछते हैं, क्या तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुमने गलत किया है? वो बोलती है, बिल्कुल डॉक्टर जॉर्ज, और मेरे बिहेवियर के लिए मैं माफी पाने के लायक नहीं हूँ। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा मेडिकल नॉलेज चेक करने आया हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सारी मेडिसिन लेके आई हूँ और जो तुमने वहाँ पे सजाए थे अच्छी तरह से। और ये सब मेडिसिन एक अलग एम्पायर से कलेक्ट करके लिया गया है, जो कि पूरी तरह से आधा रिसर्च भी नहीं हुई है। तो क्या आप बता सकते हो ये मेडिसिन किस लिए यूज होता है? और क्लोई सोच रही, फाइनली मेरा नॉलेज का मैं 20 साल के बाद अभी अच्छी तरह से यूज करने का मौका मिला है। और बोलती है, बिल्कुल सर, ये मेडिसिन है, और सारा मेडिसिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है और किस लिए यूज होता है और वो भी अच्छे से बता लेती है। और डॉक्टर जॉर्ज बोलती है, क्या तुम्हें अच्छी तरह से पता है? क्या तुम्हें मेडिसिन के बारे में डीप नॉलेज है? और अल्पाशा के ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है, ओह। फिर वो सोचती है, अगर मैं कहूँगी अल्पाशा की प्रिंसेस थी तो ये मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, इस वजह से मैं उन्हें स्लेब ही बताऊंगी। और बोलती है, मैं अल्पाशा की वार स्लेब थी और मैंने औषधालय में 20 साल तक काम करी हूँ। फिर डॉक्टर जॉर्ज सोचता है, अल्पाशा मेडिसिन के बारे में 20 साल तक एक्सपीरियंस है, वाह क्या ही मिल गया मुझे। वो तो एकदम खुश हो जाता है और सोचता है, अगर उसने स्लेब होके पढ़ाई करना और लिखाई करना भी उसे पता है तो वो तो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। फिर आवाज आता है, डिप्टी चीफ जॉर्ज, अभी तो सुबह भी हो चुकी है और सूरज भी आ चुका है, क्या आप अभी आपके ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हैं? और जब देखती है, अरे ये तो सूरज भी आ चुका है, कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चली। और डॉक्टर जॉर्ज भी बोलते हैं, एक स्लेब की नॉलेज इतनी ज्यादा कि जैसे कि वो खुद भी एक डॉक्टर हो, पर वो एक स्लेब है, मैं उसका स्टेटस तो चेंज नहीं कर सकता। पर फिर वो गार्ड बोलता है, सर कोई प्रॉब्लम है? फिर डॉक्टर जॉर्ज ऑर्डर देते हैं, ये बच्ची को अभी से अभी ये जेल से निकालो। और क्लोई सोच रही, क्या मुझे वापस से वहाँ पे क्लीन करने के लिए भेजेंगे? और डॉक्टर जॉर्ज सोच रहे हैं, हम ऐसे टैलेंट को वेस्ट होने नहीं दे सकते, मैं उसका सोशल स्टेटस तो चेंज नहीं कर सकता, फिर भी उसका स्किल ये एम्पायर के लिए बहुत ही बेनिफिट दे सकता है। फिर बोलता है, आज के बाद तुम मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से एक बुक में हर मेडिसिन के डिटेल्स लिखा करना। वो बोलती है, एक बुक? डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ हर ड्रग्स के मेडिसिन के बारे में वहाँ पे सारा डिटेल्स रहे। फिर क्लोई बोलती है, सर पर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये कर पाओगी? वो जवाब देते हैं, बिल्कुल सर, मैं ये बिल्कुल कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। और सोच रही, मैं बेसिकली इस चीज में ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है
मेरी पास्ट मेमोरी ताजा हो रही है, क्योंकि औषधालय में मैंने ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छी तरह से किया है। और डॉक्टर जॉर्ज तो ये सब देखते हुए बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है वो एक हाई लेवल में एजुकेटेड है और ऐसे टैलेंट को हम बर्बाद नहीं कर सकते, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आएगी। फिर बोलता है ओ, और यहाँ पे और एक चीज है, तुम्हें उसका केयर करनी होगी। और सीन चेंज होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है लेडी आना को, उसे वो बाथटब में नहला रही होती है। क्लोई पूछती है लेडी आना क्या ये टेम्परेचर सही है? वो बोलती है हाँ ये बहुत ही सही है। और क्लोई उसे अच्छी तरह से क्लीन करके उसे अच्छी तरह से सुला देती है और उसका ध्यान रखना होता है क्लोई का काम, इसीलिए वो लेडी आना के लिए एक अच्छा सा बात रेडी करती है। हमेशा हर रोज उसे बीमार रहने के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। और वो लेडी आना बोलती है तुम कितनी अच्छी हो क्लोई, तुमने आज बाथटब में जो ऑयल रखा था उसका बहुत ही अच्छी खुशबू है और मेरी सर दर्द भी बहुत अच्छे से ठीक हो गई। क्लोई बोलती है मुझे ये बात सुन के बहुत ही खुशी हुई। और लेडी आना भी सो जाती है आराम से। और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कैप्टन को, और कैप्टन अपना हॉर्स राइड कर रहे होते हैं और वही बात को याद करते हैं, उनका फादर और कैप्टन के बीच में हुई बात। और इन दोनों के बीच में बहस ही हो रही होती है और कैप्टन सोच रहा है इस टाइम में आपको जीतने नहीं दूंगा। और उसी टाइम पे एक आवाज आता है योर ग्रेस, और वो होता है इवान। फिर वो बोलता है क्या आपने सच में इतने पहाड़ की ऊंचाई से आपने छलांग मारी, वो भी आप जीतने के लिए? फिर कैप्टन बोलता है आपका मतलब है आप ये नहीं कर पाते इसीलिए वापस मुड़ गए? और इवान बोलता है ये मैं नहीं था, ये मेरा हॉर्स था जो कि बहुत डर गया था इस वजह से। कैप्टन बोलता है बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। इवान बोल रहा है आपका अच्छी तरह से ध्यान रखिए योर ग्रेस, मैंने जब देखा आपने उतनी ऊंचाई से जंप मारा था मुझे तो लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगी। अगर मैं हॉर्स के साथ गिर जाता इसका मतलब क्या ये होता कि मैं ये राज सिंहासन पाने के लायक नहीं? मेरे पिताजी ऐसा ही समझते मुझे। फिर उसी टाइम पे इवान उसका हॉर्स स्टार्ट कर देता है और बोलता है क्या वापस से प्रैक्टिस हो जाए? अगर मैं इस बार माना तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और मन ही मन सोच रहा मैं चाहता हूँ कैप्टन को भी उनके जीवन साथी मिल जाए और उनसे बहुत प्यार करे। फिर सीन चेंज होता है और एरन को दिखाया जाता है। वो बोलता है क्या एरोमा ऑयल, क्या ये ऑयल को लड़के भी लगा सकते हैं? क्लोई बोलती है हाँ ये डिफरेंट टाइप के ऑयल है और ये कोई भी यूज कर सकता है, ये ऐसा नहीं है कि ये फ्लावर की तरह स्मेल करती है। फिर वो पूछता है तो किस टाइप का स्मेल करता है? फिर मुझे तो इस बारे में कोई ट्रस्ट नहीं होता। फिर क्लोई बोलती है मेरा विश्वास करिए ये बिल्कुल भी काम करेगा, आप एक बार ट्राई करिए और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और एरन सोच रहा है मैं कुछ दिन से बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, अगर मैं कोई बहाना कर पाता मैं बिल्कुल इसी काम में बिल्कुल बहाना करके छुटकारा पा लेता, पर ये सब परेशानी में कैसे दूर भाग सकती हूँ मैं। और उसकी सिस्टर भी रिक्वेस्ट करती है वो ऑयल में नहाने के लिए और वो फील कर रहा क्या मैं स्वर्ग में हूँ, और वो बाथटब में होता है और ये सब बात यूज कर रहा होता है। ऐसा लग रहा मैं एक बीच वाले घने जंगल में हूँ और एक शांत के सुकून की हवा ले पा रही हूँ। कुछ टाइम के लिए काम को थकान को दूर रखता हूँ। फिर क्लोई आती है और पूछती है सर कुपिटो क्या सब कुछ ठीक है? एरन सोचता है कि ये वाटर के साथ ये स्लेव ने क्या किया है, ये तो बड़ा, खैर कोई बात नहीं। फिर बोलता है कि मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो और अच्छे से नहा के वो निकलता है और सोचता है वाह मेरा बॉडी कितना फ्री फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इतना हल्का हो गया मेरी बॉडी। और तभी लेडी आना भी आती है और बोलती है ब्रदर क्या आप ये टी ट्राई करना चाहते हो? एरन पूछता है क्या ये ट्रीटमेंट का ये भी एक पार्ट है? वो बोलती है नहीं बस आप ट्राई करिए। और जब वो टी ट्राई करती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो एकदम से गटक से सारा पी जाता है और बोलता है ये तो कितनी मस्त था। और सीन चेंज होता है और शौक होके आवाज आती है योर ग्रेस क्या आप ठीक हैं? क्या डिप्टी चीफ जॉर्ज को बुलाना चाहिए? और एक मेड भागते हुए डॉक्टर जॉर्ज के पास जाती है और बोलती है आपको अभी के अभी आना पड़ेगा क्योंकि जनरल इवान ने हॉर्स से गिर के बहुत घायल हो चुके हैं। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं पर ये सब कैसे हुआ, और उन्हें से बैंडेज सारा लगाया जाता है। कैप्टन को इवान बोलता है मेरे पास कहने के कुछ भी नहीं। कैप्टन बोलता है मैंने तो अपने हॉर्स को ऑर्डर दिया था
और हॉर्स को भी सजा मिलेगी। इवान बोलता है पर कैप्टन, और कैप्टन सोच रहा इसका रीजन कुछ भी हो, अगर हॉर्स अपने ऑनर का बात नहीं सुनता तो बिल्कुल वो दंड पाने के लायक है। इवान बोलता है लेकिन कैप्टन, इसका मतलब फिर सीन चेंज होता है और क्लोई को दिखाया जाता है उसका पास्ट मेमोरीज ही वो सपना देख रही होती है और वो सोच रही मैं ये कहाँ आ गई और मैं हूँ कहाँ पे। और दूसरी मेड बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये अजीब सी सपना है। और वो बोल रही पर मुझे हर दिन कैसे याद आता है और इतने अच्छी तरह से मुझे कैसे याद है। मुझे लगता है मैं एक कंट्री में रहती थी जिसका नाम था कोरिया और वो मेरी पास्ट लाइफ है। और जब मैंने एल्पासा में आया तब मेरा नाम बिट्रेस हो गई और गिलबर्ट को मुझे बेच दिया गया और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। और कैप्टन को जो कही हुई बात कि उसे जान से मार दो, उसको जान से मार के दीवार में लटका दो। और ये सपना देख के वो एकदम से चौंक के उठ जाती है और बोलती है मैं ये कहाँ पे हूँ, अरे ये तो मेडिसिन रूम है, मैं तो लिखते लिखते सो ही गई थी। ये कितना भयानक सपना था। मैं मेरी नया लाइफ को बेस्ट से बेस्ट तरह से जीना चाहती हूँ पर ये सब सपना तो मुझे डरा ही दे रही है। और तभी डॉक्टर जॉर्ज आते हैं, फिर बोलते हैं क्लोई क्या तुम यहाँ पे हो। वो बोलती है सर जॉर्ज, और उसे जो नोट्स करने बोले थे सारा सब कुछ लिख देती है। डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं क्या तुमने ये सब लिखा है, और सोचते हैं मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा इतने कम टाइम में इतना सही से कैसे लिख सकता है, और उसके साथ साथ इतनी अच्छी हैंडराइटिंग। और उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं क्लोई ग्रेट जॉब। और क्लोई कंफ्यूज होकर बोलती है सर जॉर्ज आपको क्या हो गया। और डॉक्टर जॉर्ज सोच रहे हैं ये लड़की ये सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि ये नॉलेज के लिए और भी बहुत ज्यादा भूखी है, बिल्कुल मेरी तरह। और उसके साथ साथ वो ऐसी लगती है वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल और बहुत अच्छी है। और डॉक्टर जॉर्ज बोल रहे हैं मुझे लगता है हम दोनों एक ब्रेक डिजर्व करते हैं, क्या तुम मेरे साथ गार्डन में टहलना पसंद करोगी। और तभी मेड आती है और बोलती है डेप्यूटी चीफ। डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं क्या जनरल कैपिटो अभी सो चुके हैं। वो बोलती है ये सर वो सो चुके हैं। डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं जितना हो सके उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना। क्लोई पूछती है जनरल कुपिटो आपका मतलब ड्यूक इवान कैपिटो। डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं हाँ, उन्होंने आज सुबह एक हॉर्स के साथ वो नीचे गिर गए हैं और एक पेड़ का टकराव के वजह से उन्हें बहुत चोट आई है और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। अभी अभी उनका सर्जरी करके मैं वापस आया था। फिर क्लोई बोलती है उनके साथ साथ हॉर्स को भी बहुत चोटें आई होंगी। डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं मैंने हॉर्स के बारे में पूछा था और ऐसा लगता है वो हॉर्स सिर्फ एक ही हफ्ता तक जी पाएगी। और क्लोई सोचती है क्या उन्होंने मुझे वो हॉर्स का ख्याल रखने बोलेंगे। फिर तभी डॉक्टर जॉर्ज भी बोलते हैं कि मैं अभी हॉर्स के पास ही जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। और हमें दिखाया जाता है वो हॉर्स को, और कैप्टन आके बोल रहे हैं कि इसका दरवाजा खोलो, और वो गार्ड उसका दरवाजा खोल देता है। और कैप्टन उसे सहलाते हुए सोच रहे हैं हॉल मैं जब 10 साल का था, मैंने जब तुमसे पहली बार मिला था, तुम ही मेरा इकलौता ऐसे दोस्त थे कि मैं जिसके साथ बात कर सकता था। मुझे ऐसा लगता था तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो, बचपन से ही अपने परिवार वालों से दूर हो चुके हो। 5 साल के बाद हमारा पहली बार एक युद्ध था और वो युद्ध में तुमने मुझे एक तीर से कैसे बचाया था, तुम्हारा शुक्र अदा कैसे करूं वो मैं अपने लफ्ज में नहीं बयां कर सकता। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है। जब तुम्हें इवान ने चूज करा कि तुम्हारे साथ वो राइड करेगा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, और तुम्हारे लिए इवान भी बहुत केयर करता है, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे इसलिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इवान को कंधे पे बहुत चोट आई है, इस वजह से तुम्हें पनिश किया गया है। मैं वापस आऊंगा, ये कह के वो चला जाता है। और कुछ समय के बाद क्लोई भी पहुंचती है और देखती है ये जगह तो कितना बड़ा है और ऐसा लग रहा है बहुत फैंसी। क्या यह हॉर्स की जगह है, और ये जगह तो मेरे घर से भी बहुत बेटर है। फिर पीछे से डॉक्टर जॉर्ज बोल रहे हैं इस तरफ क्लोई। फिर जब वो हॉर्स को देखती है वो सोच रही ऐसा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा हॉर्स है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन है और वहाँ का पॉन्ड से पानी पी के उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है। वो बोलती है क्या एक माउंटेन। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं हाँ, और नॉर्मल पर्सन को
किसी को भी वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं है। वो पूरी तरह से बैन किया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पॉइजनियस प्लांट्स हैं जिस कारण मना किया गया है। फिर वो सोचती है क्या बहुत विषाक्त पौधे, पर एल पासो में तो इस तरह से कोई भी माउंटेन्स नहीं थी। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं मैं तो वहाँ पे जा नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या तुम वहाँ पे जाने की सोच रही हो? तुम्हारी नॉलेज से हॉर्स ने कौन सा पौधा खाया था इस बारे में तुम जान सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम वापस आओगे। वो बोलती है बिल्कुल सर। और दिखाया जाता है हमें वो पहाड़। क्लोई वो पहाड़ पे जाती है और जब वहाँ पे देखती है वो बोलती है ओ वाओ, ये जगह तो पूरी तरह से औषधि पौधों से भरा है। और वो बहुत चौंक जाती है और उसे बहुत सारे ऐसे पौधे मिलते हैं जो कि बहुत रेयर भी होते हैं। और वो बोलती है इस पौधे के बारे में तो मैं जानती हूँ, और ये भी, क्या ये पौधा भी है? मुझे तो यहाँ पे कोई भी विषाक्त पौधा दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसके बदले और ऐसे बहुत सारे प्रेशियस पौधे मिल रहे जो कि जिससे बहुत मेडिसिन बन सकती है। सर जॉर्ज को जब ये बात पता चलेगी वो बहुत ही खुश होंगे। और वो सामने देखती है एक छोटा सा पॉन्ड होता है और वो सोचती है और डॉक्टर जॉर्ज ने ये भी बोला था वो हॉर्स बहुत ही हिंस्र हो गई थी। उसके साथ साथ उसके नाक से भी ब्लीडिंग होने लगी और उसकी नजर पड़ती है और एक प्लांट के ऊपर और वो देखती सोचती है रुको, क्या वो वही प्लांट है? ओ, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद आ गया, मैंने इसके बारे में इससे पहले भी पढ़ी थी। कोई भी अगर ये प्लांट को खाने लगेगा तो उसका सेंस खो बैठेगा और इस वजह से वो मर भी जा सकता है। और हॉर्स बिल्कुल यही प्लांट खाया होगा, ना कि वो पॉन्ड से पानी पिया होगा। और मैंने इसके बदले जहर मिटाने वाले फ्लावर भी देखा है और वो फूल बहुत बड़े बड़े जंगलों में खिलते हैं और बहुत ऊंचाई में होते हैं। तो मुझे लगता है यही आसपास ही होगी। और उसे वो पौधा भी मिल जाता है और वो सोच रही वो रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे वो फूल मिल गई। इस वजह से वो हॉर्स की भी जान बचाई जा सकती है। और बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे कर लेती है और सोच रही मैं तो बहुत सारा लेने में कामयाब हो गई, लेकिन मैं ऐसा कोई कैरी बैग लेना भूल ही गई हूँ। तो ये सब फ्लावर मैं कैसे लूंगी? मुझे लगता है सारे यहाँ से ही उठाना पड़ेगा, मेरे पास तो और कोई चॉइस ही नहीं है। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो बंदा वेट कर रहा है और सोच रहा उसे इतना टाइम क्या लग रहा है। क्या वो बच्ची कोई हिरन से मिल गई? मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कोई इतना भी छोटा हो सकता है। इतना छोटे होके भी उसमें इतना हिम्मत कि अकेले माउंटेन में चला गया। और जब झाड़ियों से क्लोई निकलती है तो वो एकदम से डर जाता है। क्लोई बोलती है क्या आपके पास ऐसा कोई जगह है जिससे मैं अपने फ्लावर्स प्लांट ले सकूं? फिर वो बंदा बोल रहा है क्या तुम मेरे पीछे छलांग मार के आए हो? क्लोई बोलती है माफ करना। फिर वो बंदा बोल रहा है तुम्हें क्या हो गया है और ये तुम्हारा पेरेंट्स? क्लोई बोल रही बात कुछ ऐसा है, मुझे वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स मिल गए, इस वजह से बहुत सारे प्लांट्स लेके आ गई और मेरे पास कोई भी बैग नहीं था और मुझे जैसे भी वो हॉर्स के लिए बहुत सारा प्लांट लेके ही जाना पड़ेगा। वो बोलता है हॉर्स तुम्हारा मतलब होल, जो कि जनरल के हॉर्स है? फिर क्लोई बोलती है क्या वो हॉर्स का नाम होल है? फिर बोलती है वो हॉर्स ने कोई विषाक्त पौधा को खा लिया था, ना कि कोई पॉन्ड का पानी पिया था, इस वजह से मैंने प्लांट लेके आई हूँ जो कि वो पॉइजन को मिटा सकता है। फिर वो लड़का बोल रहा है क्या सर जॉर्ज ने तुम्हें चार्ज किया है, वो भी एक स्लेब को? छोड़ो कोई ना, पर मेरे पास कोई भी बैग्स नहीं है। फिर क्लोई बोलती है ठीक है। फिर वो लड़का बोलता है हे तुम मेरे से जितना दूर हो सको उतना दूर तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। और ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू। और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हॉर्स का घर। फिर वहाँ पे जो गार्ड होता है वो बोलता है स्लेब यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और वो सोच रही अभी मैं क्या करूँ। और वो गार्ड भी सोच रहा है मुझे पता चली वो एक स्लेब है, पर उसके पैंट्स को क्या हो गई। और तभी वो लड़का बोलता है लेकिन ये स्लेब को डिप्टी चीफ जॉर्ज ने काम पे रखा है, मैं ट्रिगर्ड हूँ और मैं कैप्टन के कोचमैन हूँ और पीटर मैनेजर हैं, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम इस बारे में चेक कर सकते हो। क्लोई सोचती है सर ट्रिगर। फिर ये बात सुन के वो गार्ड उससे बोलता है अभी तुम अंदर जा सकते हो, ये हॉर्स खुद के पैरों से
खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये बिल्कुल भी डेंजरियस नहीं है। और वो हॉर्स को देख के क्लोई सोच रही, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? थैंक गॉड। और अपने पैंट से वो प्लांट्स निकालती है और उसे बोलती है, ये लो, ये प्लांट्स खाओ। और तभी उसी टाइम पे वो गार्ड उसके हाथों से वो फ्लावर छीन लेता है। जब वो खा रहा होता है वो हॉर्स, तभी वो एकदम से आके फ्लावर छीन लेता है। फिर वो गार्ड बोल रहा है, रुको, क्या तुम्हें सच में सर जॉर्ज ने ही भेजा है? मुझे खुद से चेक करने दो पहले। ये बोल के वो जेल की गेट बंद कर देता है। उसी टाइम पे कैप्टन भी पहुंचता है। फिर वो उतर के हॉर्स के पास जाता है। क्लोई बैठी हुई सोच रही, मुझे जितना जल्दी हो सकेगी मुझे हॉर्स को वो प्लांट खिलाना ही पड़ेगा। कोचमैन अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? और तभी देखती है हॉर्स उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। और तभी कैप्टन भी पहुंच जाते हैं। फिर गार्ड कैप्टन को बोलता है, ये एक स्लेव है सर, मैंने उसको बंदी बना लिया है क्योंकि उसने होल को कुछ प्लांट्स खिलाना चाह रही थी। और क्लोई जब पीछे देखती है तो वहाँ पे होता है कैप्टन। वो देख के घबरा जाती है एकदम। फिर सोच रही, वही इंसान जिससे मैं छुपने की कोशिश कर रही। तब कैप्टन वो हॉर्स के पास आता है और क्लोई सोचती है, मुझे लगता था ये हॉर्स जनरल से बिलोंग करती है, पर मुझे लग रहा ये कैप्टन के हॉर्स है। फिर गार्ड चिल्लाते हुए बोल रहा कि अभी बताओ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्लोई बोलती है, मैं तो बस हॉर्स को सही करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी मेडिसिन खिला के। फिर से गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हॉर्स को ठीक करना चाहती थी? कि तुम हो कौन जो हॉर्स को सही करने चली? और क्लोई बोलने लगती है, बात कुछ ऐसा है जो कि सर जॉर्ज ने इस बारे में मुझे बताए थे। और वो सोचने लगती है, क्या मुझे सर जॉर्ज के बारे में बताना चाहिए? अगर मैं ऐसा बताऊं कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन अगर मैं ना बताऊं? फिर उसी टाइम पे वो सर झुकाते हुए बोलती है, मैं एक स्लेव हूँ जो कि मेडिसिन के स्टडीज भी की हूँ, और मुझे डिप्टी चीफ ने उनके अंडर काम करने रखे हैं। और मुझे पता चली कि हॉर्स ने एक बहुत पॉइजनस प्लांट खा चुकी है जो कि माउंटेन में थी। इस वजह से मैंने चाहा मेडिसिन से उसे मैं सही कर पाऊँ। फिर तभी गार्ड चिल्लाते हुए बोल रहा है, क्या तुमने मेडिसिन के बारे में पढ़ाई किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? और तभी कैप्टन उसे अलाउ कर देता है, तुम हॉर्स को ठीक करो। फिर क्लोई बोलती है, ये सर। और गार्ड बोल रहा है, मुझे लगता है वो अपना दिमाग ही खो बैठी है, मुझे उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। फिर तभी कैप्टन बोलता है, नहीं रुको। फिर क्लोई को बोलता है, अगर तुमने कहा है कि हॉर्स को तुम ठीक कर पाओगी, ठीक करो फिर, लेकिन अगर ये हॉर्स मर जाएगा क्या तुम? और क्लोई को उसी दिन के बारे में याद आता है जिस दिन कैप्टन ने बोले थे, जान से मार दो और उसके सर काट के दीवार पे लटका दो। वो बहुत ही घबरा जाती है और कांपने लगती है। और वो सोच रही, क्या इस वजह से मेरे सपने में मुझे बहुत वार्निंग मिल रही थी? मुझे इस वजह से मिलना नहीं चाहिए था, और मुझे अभी हॉर्स को ठीक करना पड़ेगा। मुझे जैसे भी करके ये करना ही पड़ेगा। फिर बोलती है, ये सर, मैं बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगी। फिर कैप्टन बोलता है, तुमने जो प्लांट्स लेके आए थे अभी उसे खिलाओ। वो बोलती है, ये सर, और अपने पैंट से फ्लावर ढूंढने लगती है और उसे निकालती है। और ये देख के वो गार्ड बोल रहा है, क्या तुम वो पैंट के अंदर हाथ डाल के क्या कर रही हो, वो भी ग्रैंड डूक के सामने? फिर क्लोई बोलती है, मेरे पास ऐसा कोई भी कैरी बैग नहीं था, इस वजह से मेरे पैंट्स के अंदर ही प्लांट्स रख लिया था। फिर गार्ड बोल रहा है, क्या तुम में कुछ शर्म है? और क्लोई उसके पैंट से वो फ्लावर होल को देती है। कैप्टन सोच रहे हैं, क्या वो एक लड़की नहीं है? लेकिन उसके पैर बहुत ही पतले हैं। मुझे लगता था वो एक लड़की है, लेकिन ये लड़कियों को विश्वास नहीं किया जा सकता। और मैंने आज तक पूरी जिंदगी में जितनों भी लड़कियों से मिला है वो सारे एक एक स्नेक हैं। और क्लोई हॉर्स को वो प्लांट खाने के लिए बोलती है। कैप्टन सोच रहा वो थोड़ी सी अजीब है। फिर तभी देखती है क्लोई वो हॉर्स वो प्लांट खाया ही नहीं। और वो सोच रही, मैं अभी क्या करूं? हॉर्स तो ये खा ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा रब करूं शायद उसका स्मेल से वो खाना चाहे।
और उसे रब करके उसके हॉर्स के पास लेके जाता है। और ये सब भी बहुत ध्यान से कैप्टन देख रहा होता है और फाइनली हॉर्स खा लेता है। क्लोई बोलती है, ये लो और प्लांट्स खाओ, बहुत सारे फ्रेश प्लांट्स खाओ। और तभी हॉर्स भी उसका उंगली को काट लेता है। और ये देख के गार्ड बोलता है, उसे तो ये भी नहीं पता हॉर्स को कैसे हैंडल करना है और वो कैसे हॉर्स को ठीक कर सकती है। ये देख के कैप्टन भी सोच रहा, मैं ये स्लेव के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन हॉल, अगर वो पॉइजनियस प्लांट खाने के बाद हॉर्स ने अपने काबू खो बैठा था और इवान उस वजह से गिर गया था, तो मुझे ये स्लेव की बात सुननी ही पड़ेगी, तभी जाके हॉल बच सकता है। फिर क्लोई बोलती है, मैंने आज जितने भी प्लांट्स लेके आई थी वो सारे मैंने खिला दिया, हमें अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा उसे ठीक होने में हमें कितना टाइम लगता है। फिर कैप्टन बोलता है, कितना दिन लगेंगे जब हॉल वापस दौड़ने लगेगा। क्लोई बोलती है, उसे पूरी तरह से ठीक होने में पूरे 2 हफ्ते लग सकते हैं। कैप्टन बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम सच बताओ। ऐसा भारी आवाज सुन के क्लोई तो वहाँ पे स्टॉक ही रह जाती है। और तभी कैप्टन भी वापस मुड़ के चला जाता है और वो सोच रही, फूह, मुझे इतना थकान तब नहीं लगी थी जब मैं माउंटेन में इतने दूर चढ़ के गई थी, लेकिन इस टाइम पे मुझे ऐसा लगी जैसे मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। और गार्ड भी उसके वही जेल में बंद कर देता है। बोलता है, जब तक हॉर्स ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम इसी के अंदर रहोगी। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तुम ही इसके जिम्मेदार रहोगे। ये देख के क्लोई, क्या, रुको, अगर ऐसा है तो प्लीज आप कुपीटे फैमिली को, लेडी आना को इस बारे में बता दीजिए। ये बता दीजिए कि मैं उनको ध्यान रखने के लिए नहीं आ पाऊंगी। गार्ड बोलता है, ठीक है। और वहाँ पे वो बैठ जाती है और वो सोच रही है, ऐसा लगता है वो मुझे याद नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब क्या मैं लकी हूँ? शायद ये एक नेचुरल चीज है कि वो मुझे पहचान नहीं पाए। और किसने सोचा भी होगा कि एक प्रिंसेस बीट्रेस जिसके पास लॉन्ग हेयर थे और वो फैंसी ड्रेस पहना करती थी, और मैं अभी किस तरह की दिख रही हूँ। छोड़ो, भूल जाओ वो सब बात। लेकिन ग्रैंड ड्यूक, मैं उनको वापस से नहीं देखूंगी जब हॉर्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और मैं देख पा रही हूँ अभी हॉर्स अच्छी तरह से सांस ले पा रहा है। और बोलती है, हॉल, जल्दी ठीक होना पड़ेगा और मेरी लाइफ भी तुम्हें बचानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसे बहुत सारा प्लान्स लेके आऊंगी जब मुझे परमिशन मिले। और उसी टाइम पे साइड में सो जाती है और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हमें रॉयल बैटल कंपटीशन के 3 दिन पहले की बात। और ये कंपटीशन कुछ ऐसा है जो कि नोस्टेरस एम्पायर में सबसे लार्ज इवेंट है। इसके मकसद ये है कि वो रॉयल नाइट्स को वो चुन पाए और सोल्जर्स को भी वो चुन पाए। जिनके पास टैलेंट हो उन्हीं को चुना जाता है, जो कि ये एम्पायर के रक्षक बन सके। और ये एम्पायर का स्ट्रेंथ और लॉयल्टी दिखाता है, जिस कारण ये एम्पायर को और भी स्ट्रॉन्ग और बहुत समृद्धि बनाया जा सकता है। और ये हर नोबल के पास मैसेज पहुंचता है और ये इंपीरियल पैलेस में सबसे बड़ा इवेंट होता है। हर कोई ये एम्पायर में ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन के बारे में जानना चाहता है और हर कोई एक्साइटेड होता है, सिवाय एक पर्सन के, वो है कुपीटो एरन। और वो सोच रहा, मुझे पक्का पता है ये वर्ल्ड मेरे अगेंस्ट में है। क्या बकवास है। मुझे लगता था लड़कियां ग्रैंड ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी क्योंकि वो इतना भयानक जो दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है, जब से ग्रैंड ड्यूक की वेडिंग अनाउंसमेंट हुई है तब से तो मुझे कोई अकेला छोड़ ही नहीं रहा है। और ग्रैंड ड्यूक ने ये अनाउंस किए हैं, एलेक्जेंड्रो ग्राहम ये सेरेमनी को लीड करेंगे और उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी उसके बाद किया जाएगी। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्या वो एक वुमेन ही खुद से एंगेज कर लेगी अगर वो किसी के साथ एंगेज होना ही नहीं चाहते? और यहाँ पे इतने सारे लेटर्स आते हैं और मुझे प्रिंसेस के ऊपर ग्रेटफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के वजह से ऐसे बहुत से सारे लड़कियों की लेटर्स आना बंद हुए हैं। मैं तो पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हिज ग्रेस ही है। मैं उनकी तरह इंसान को कैसे कन्विंस करूँ? वो तो
किसी वुमेन पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं और वो कैसे शादी कर सकते हैं। मैं तो थक गया, मैं अभी नहाना चाहता हूँ। और वो स्लेब कब तक वापस आएगी? मुझे लगता है रॉयल गार्ड को इस बारे में पूछना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लोई सोई हुई रहती है। फिर दिखाई जाता है वो वापस से उसे परमिशन मिलती है और वो पहाड़ में जाते हैं। फिर क्लोई सोच रही, हम बहुत दूर नहीं हैं, हम अभी पहुंचने ही वाले हैं। और कोचमैन उसे अच्छे से नजर डालता है और पूछता है, तुम कौन हो? फिर क्लोई जवाब देती है, ओह मैं यहाँ पे औषधालय में काम करती हूँ। मैं एक स्लेब हूँ और मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। इस वजह से डिप्टी चीफ जॉर्ज ने मुझे उनके काम के लिए रखा है। फिर कोचमैन सोचता है, ओह लेकिन स्लेब से उसे ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। क्या वो उतनी यूजफुल है? अगर वो स्लेब भाग जाएगी तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। और वो याद करता है वो गार्ड कोचमैन को ये बोला होता है, अगर वो स्लेब भाग जाएगी यहाँ से तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो इस वजह से तुम उसे बांध के रखना और तुम्हें अच्छी तरह से उस पर ध्यान रखना ताकि वो 1 सेकंड भी खुले छोड़ दिए तो भाग ना जाए। और वो सोचता है वो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे बांध के रखूं? वो तो कितना डरपोक है, जैसे हमेशा से था। फिर तभी क्लोई बोलती है, देखो हम पहुंचने वाले हैं, अभी और थोड़ी सी रास्ता है। और फाइनली वो माउंटेन के टॉप में पहुंच जाते हैं। और जब कोचमैन देखता है, मैंने इतनी खूबसूरत माउंटेन आज तक कहीं नहीं देखी थी। और यहाँ पे क्लोई एकदम से बेबी गिलहरी की तरह चारों तरफ प्लांट्स ढूंढने लगती है और उससे वो प्लांट्स मिल जाती है। वो खुश होकर सोचती है, मुझे मिल गई। और ऐसा कि मैंने आज कैरी बैग भी लेके आई हूँ और बहुत सारा मेडिसिन लेके जाऊंगी। होल मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारा मेडिसिन लेके आ रही हूँ जो तुम्हें चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हॉर्स का घर दिखाया जाता है। क्लोई कैरेज से उतर के बोलती है, थैंक यू सर, और भागते हुए घर के अंदर जाती है। फिर बोलती है, होल। फिर होल भी उसे देखता है और वो बोल रही, देखो मेडिसिन बिल्कुल काम करा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा लेके आई हूँ। और ये लो, बहुत सारा मेडिसिन खाओ और तुम जल्दी बेहतर हो जाओ। उसी टाइम पे डॉक्टर जॉर्ज भी पहुँचते हैं और बोलते हैं, क्लोई क्या तुम ठीक हो? क्लोई देख के खुश हो जाती है, बोलती है, डिप्टी चीफ, और उसे बोलने लगती है कैसे वो माउंटेन पे गई थी और कैप्टन से भी मिली थी। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं, तो तुमने वो पॉइजन प्लांट के बारे में पता कर लिया जो कि उसने खा लिया था, उसके साथ साथ वो पॉइजन को मिटाने के लिए भी लेके आए गए? क्लोई बोलती है, हाँ, मैं हॉर्स को बचाना चाहती थी, मेरे से जितना हो सकेगी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई। डॉक्टर जॉर्ज हॉर्स को देखते हुए बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है लास्ट टाइम हॉर्स कैसा था और अभी कैसा है। फिर क्लोई खुश होते हुए बोलती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा और अलग अलग तरह की मेडिसिन प्लांट्स है। मैं तो वापस उस जगह पे जाना चाहूंगी और बहुत नया नया प्लांट को इकट्ठे करना चाहूंगी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। डॉक्टर जॉर्ज खुश होते हुए बोलते हैं, ठीक है, मुझे तुम पे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम एक स्लेब होके हॉर्स का जान बचा पाई, लेकिन प्लीज तुम अपना सेफ्टी का ध्यान रखना और मेरी बुक के लिए मुझे मदद करना। ये कह के डॉक्टर जॉर्ज भी चले जाते हैं और वो सोच रहे हैं, मुझे लगता था वो प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ आइडेंटिफाई करके आएगी, लेकिन उसने तो सोल्यूशन के साथ वापस आई है। उसके साथ साथ वो एक काइंड हार्ट है और एनिमल्स की बहुत केयर भी करती है। वो एक ना एक दिन एक ग्रेट डॉक्टर बन पाएगी। और क्लोई सोच रही, मैं जैसे ही इस जगह से निकलूंगी तब लेडी आना के पास जाऊंगी। वो कितनी काइंड पर्सन है, वो मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी और मैं वापस से उनके लिए दवाई दिया करूंगी। यहाँ से मैंने छोड़ी थी। और शाम का वक्त होता है और कैप्टन हॉर्स को देखने वापस आता है और जब देखता है तब क्लोई तो घोड़े बेच के सो रही होती है। गार्ड कह रहा, वो तो अभी अभी जागी थी सर। कैप्टन कहता है, ठीक है, जाने दो। और मन में सोच रहा,
अभी तो सूरज भी नहीं ढला है। वो अभी से ही कैसे सो सकती है? क्या उसे ये बात का अंदाजा भी नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है? जबकि मैंने उसे ये भी कहा था अगर होल ठीक नहीं हुआ तो मैं इसे जान से भी मार सकता हूँ। और गार्ड कहता है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी दवाई सचमुच काम कर रही है सर। और कैप्टन भी हॉर्स को देखता है और देख के सोच रहा, हाँ पहले के हिसाब से होल अभी बहुत बेहतर दिख रहा है। मैं सोच रहा था वो क्या करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। फिर ऐसे सोते हुए देख के वो कह के जाता है मैं बाद में वापस आऊंगा। और कैप्टन बाहर आता है और उसे एरन की बात याद आता है। एरन ने कहा था सेरेमनी के खत्म होने से पहले कि एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट हिज मैजेस्टी करने वाले हैं और ये सब काम मैं अकेले कैसे संभालूंगा, कैसे मैनेज कर सकता हूँ। कैप्टन सोच रहा ये कैसा सरदर्द है। मैंने जबकि साफ साफ बताया था कि मैं इस मैरिज से बिल्कुल खुश रही हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई जवाब ही नहीं मिला। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 राज्यों का मिलन और ये होते हैं कैप्टन का पेरेंट्स। और उसे उसके बचपन का याद आता है। वहाँ पे वो पूरी तरह से डरा हुआ और उसके गर्दन पे तलवार रखा गया है। उसका मदर कह रही डॉनकन ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और उसी वक्त उसकी मदर खुद की ही जान ले लेती है। ये देख के कैप्टन पूरी तरह से डर जाता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी। और सीन प्रेजेंट में आता है और सोच रहा क्या होता अगर मेरी माता पिता बाकी लोगों की तरह होते, अगर वो उस तरह के लोग होते जो उनके पास जो कुछ था उसी से खुश रहते। मैं फिर से बेकार की बातों में खो गया। अगर उनका लालच ना होता तो मेरा जन्म कभी नहीं हुआ होता। सीन चेंज होता है और महल में दिखाया जाता है ग्रैंड ड्यूक के पास लेटर्स आए होते हैं और वो लेटर में लिखा होता है ग्रैंड ड्यूक रॉयल गार्ड के सभी जनरल के करीब हैं, लेकिन वो ज्यादातर जनरल इवान के साथ बहुत क्लोज हैं। और ये बात सुन के कैप्टन का फादर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर कहता है क्या जनरल इवान कुपिटो? और सोच रहा वो दोनों लगभग हर दिन मिलते हैं और साथ में हॉर्स राइड भी करते हैं। कभी कभी वो शारीरिक रूप से करीब भी आते हैं और एक दूसरे के कंधे के साथ कंधे को थाम लेते हैं। लेकिन रुको, क्या वो शादीशुदा नहीं है? मैंने सुना था कि इवान कुपिटो पूरी तरह से उसके वाइफ को बेहद प्यार करता है। तब तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो 2 बच्चे के साथ बुढ़ा भी होने वाला है। मुझे ये बात सही नहीं लग रही। रुको, क्या वो यंग नाइट तो नहीं है? ऐसा लगता है कि क्रिस को भी काफी पसंद करते हैं, जो एक यंग नाइट है और जिन्हें सेकंड रॉयल गार्ड का जनरल बनाया गया है। एक सीक्रेट जानकारी दी है कि उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद है और वो अक्सर साथ में समय बिताते हैं। और लेटर में ये भी लिखा होता है वो एक शांत और सुनसान जगहों पर एक साथ घूमते रहते हैं और पसीने से तरबतर होके वापस लौटते हैं। और ये सब पढ़ के तो पूरी तरह से बौखला जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा और उसके पर्सनल गार्ड को जल्द से जल्द आने के लिए बुलाता है और भागते हुए आता है। फिर कहता है जी योर मैजेस्टी। और उसका फादर पूरी तरह से चिंता में पड़ा हुआ और उसका पर्सनल गार्ड सोच रहा वो मुझे यहाँ पे अर्जेंटली बुला के वो मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात हो सकती है। फिर उसका फादर कह रहे हैं हम्फ्रे, सोचो कि तुम्हारे 3 बेटे हैं। और वो पर्सनल गार्ड कह रहा है क्या? और उसका फादर कह रहा है सबसे छोटा बेटा धीमे और कोई काम का नहीं है, हमेशा परेशानी खड़ा करने वाला। और ये बात को तुम उसे बता नहीं सकते हो, लेकिन अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अगर वो बेटा तुमसे ये कहे कि वो उस लड़की के पीछे रेगिस्तान जा रहा है जिसे वो प्यार करता है, तो क्या तुम उसे रुकने के लिए मजबूर करोगे? और वो पर्सनल गार्ड थोड़ा सोच में पड़ता है। वो सोच रहा
क्या उनके पास और भी 2 बेटे हैं जो कि मुझे नहीं पता? फिर जवाब देता है, मैं अपने बेटे से पूछूंगा कि क्या वो सच में यही करना चाहता है, और अगर वो कहेगा हाँ तो। और तब कैप्टन का फादर कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सुन के वो थोड़ा सा शॉक होती है और सोच रही, क्या मुझे ये कहना चाहिए था? मैं उसे जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? और कैप्टन का फादर सोच रहा है, मैं इस परेशानी का क्या करूँ? सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है वो कंपटीशन का पहला दिन। रॉयल बैटल कंपटीशन की शुरुआत की अनाउंसमेंट किया जाता है। सारे वहाँ पे बहुत ज्यादा ही खुश और चीयरअप कर रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन कुछ ज्यादा खुश नहीं लगता है और वो अपनी जगह से उठ के वापस जाने लगता है। और जब जा रहा होता है उसे पीछे से आवाज आता है, ग्रैंड ड्यूक ग्राहम, क्या ये आप हैं? जब वो पीछे देखता है, कैप्टन सोच रहा है ड्यूक बेंड्रोस, और वो आदमी कह रहा है, बकेट शुरू होने वाला है, क्या आप शामिल नहीं होंगे? फिर कैप्टन जवाब देता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे और एक काम देखना पड़ेगा। फिर वो आदमी कह रहा है, कितने दुख की बात है, क्लारा वहाँ आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, आपको उसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, ये देखते हुए कि वो आपकी मंगेतर है जिसके साथ सगाई होने वाला है उसका फादर। फिर कैप्टन कहता है, लेकिन मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, और मन में सोच रहा कि ये सगाई मेरे पिता और बेंड्रोसा परिवार द्वारा तय की गई थी और इसमें मेरी कोई निजी राय शामिल नहीं है, इसलिए आप जो भी उम्मीद रख रहे हैं उन्हें छोड़ दें। फिर कहता है, अब कृपया मुझे जाने दे, बकेट शुरू होने वाला है, इसे अच्छे से एंजॉय करें। और वो मन में सोच रहा, क्या वो अपनी शक्ति को इतनी बुरी तरह बढ़ाना चाहता है कि वो अपनी ही बेटी को शादी में बेच रहा है? ये कितने घटिया इंसान होते हैं। इंसानों से तो जानवर भी ज्यादा मासूम और वफादार होते हैं। सीन चेंज होता है और हॉर्स के घर दिखाया जाता है। कैप्टन पहुंचता है और तब भी देखता है तभी भी सोई हुई है, और ये देख के कैप्टन भी शौक होता है। फिर गार्ड कह रहा है, उसने कहा था कि वो आज जैसे भी जागी रहेगी, और कैप्टन ये देख के वो भी शौक होता है और कह रहा है, कितना अविश्वसनीय है। और जब कैप्टन हॉल को देखता है तब हॉल पूरी तरह से ठीक दिखता है और सोच रहा, अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन हॉल बहुत तेजी से ठीक हो रहा है, वो जल्द ही फिर से दौड़ने के काबिल हो सकता है। और क्लोई को देखते हुए सोच रहा, पूरा राज्य बाहर खुशियाँ मना रहा है, लेकिन यहाँ ये गहरी नींद में सोई हुई है। उसके बालों के रंग के आधार पर वो निश्चित रूप से दूसरे देश का स्लेव होगी, और उसके होलिया से लगता है कि वो एक छोटी बच्ची है। फिर गार्ड कह रहा है, क्या मुझे उसे जगाना चाहिए योर ग्रेस? फिर कैप्टन पूछता है, क्या ये स्लेव साम्राज्य की भाषा का यूज करती है? वो गार्ड कहता है, हाँ योर ग्रेस, ऐसा लगा कि उसका कोई लहजा अलग है, लेकिन मैं उसकी पहचान नहीं कर सका। फिर कैप्टन पूछता है, क्या वो मेडिकल विंग का हिस्सा है? गार्ड जवाब देता है, हाँ योर ग्रेस, सटीक रूप से कहें तो मैंने कई बार सर एरन कुपिडो के लेटर्स उन तक पहुंचाए हैं। कैप्टन शौक होके बोलता है, एरन की तरफ से? क्यों? गार्ड कहता है, मुझे पक्का पता नहीं है योर ग्रेस, वो बस हर रोज स्लेव को वापस मांग रहे हैं। और कैप्टन सोच रहा, लेकिन क्यों? क्या एरन को इस तरह की छोटी लड़कियां पसंद है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर बोलता है, वो हर रोज उस स्लेव के बारे में पूछ रहे हैं। गार्ड जवाब देता है, हाँ योर मैजेस्टी, और उन्होंने आदेश दिया है कि जैसे ही वो जेल से उसे बाहर निकाला जाएगा, उनके महल में वापस लाया जाए। फिर कैप्टन कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है ये एक लड़की है? और गार्ड मुस्कुरा के जवाब देता है, वो बिल्कुल एक लड़का जैसे लगती है, लेकिन वो एक लड़की है। और तभी क्लोई की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो इतनी नींद में होती है कि उसका आंखें खुलते ही वो वापस मुड़ के दोबारा सो जाती है। और ये देख के वो दोनों ही शौक होते हैं। और गार्ड कह रहा है, वो बहुत डरपोक है, लेकिन कभी कभी वो बहुत हिम्मत वाला काम करती रहती है। फिर कैप्टन कहता है, मैं बाद में आऊंगा। और तब प्रिंसेस तो नहीं सोई होती है, उसके नींद खुल जाता है, वो भी ये बात सुन पाती है। सुबह होती है और क्लोई भी जाग जाती है। वो सोच रही, उसके बाद तो मैं
सो ही नहीं सकी, मैं बहुत थक गई हूँ। और तब गार्ड आता है, फिर कहता है, क्या तुम जाग गई क्लोई? अगर तुम वापस माउंटेन पर जा रही हो तो मैं ट्रिगर को बुला दूंगा। क्लोई बोलती है, ठीक है। गार्ड कहता है, और हिज ग्रेस कल यहाँ हॉल को देखने आए थे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जब वो आज आएंगे तो तुम्हें उनका ग्रेड करना चाहिए। क्लोई बोलती है, हाँ बिल्कुल, और खुश होके हॉल के पास आती है। कह रही, हाय हॉल, तुम कितने जल्दी ठीक हो रहे हो, तुम जल्द ही बाहर टहल सकोगे। और सोच रही, वो हर पिछले 4 दिनों से रोजाना यहाँ आ रहे हैं, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? मैं उन्हें इस तरह और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगी। क्या वो मुझे फिर से सोने के लिए मौत की सजा दे देंगे? नहीं, मैंने सुना है कि ग्राहम परिवार अपनी जुबान की पक्की होती है, अपना वादा अच्छे से निभाते हैं, और हाल की हालत बेहतर हो रही है। मुझे मारने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। और वो एक ऐसा इंसान है जिनका तेज हाव भाव, एक गहरी आवाज और एक बेपरवाह अंदाज, उन लोगों के विशिष्ट गुण जिन्होंने पूरा जिंदगी पावर्स के साथ बिताया है। अलेक्जेंड्रो ग्राहम, उन लोगों के पास अपने पावर्स के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है, और वो आमतौर पर अपने वादे निभाते हैं। इसीलिए मैं ठीक रहूंगी। और पीछे से एकदम से आवाज आता है, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो गया? क्लोई तो चौंक जाती है। वहाँ पे होता है साथ ट्रिगर। फिर वो ट्रिगर कह रहा, तुम इतना डर गई? मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम बिल्कुल एक खरगोश की तरह हो। खैर, हाल को कुछ ही दिन पहले खून बह रहा था और वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था, और वो अभी से काफी बेहतर महसूस कर रहा है। क्लोई बोलती है, वो एक बहुत अच्छी हॉर्स है, इसीलिए मेडिसिन उसको ठीक होने में मदद कर रही है। और ट्रिगर कह रहा, क्या तुम्हें यकीन है कि जब मैं नहीं देख रहा था तब तुमने कोई जादू या ऐसा कुछ तो नहीं किया था? और ये बात सुन के क्लोई मुस्कुराती है। ट्रिगर कह रहा है, चलो फिर ठीक है, हम वापस प्लांट्स लेने चलेंगे। और क्लोई खुश होके सोच रही, वो बोलने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन इंसान अच्छे हैं। वो रॉयल सेरेमनी की तैयारी में व्यस्त होंगे, फिर भी वो हर रोज मेरी मदद करने आ रहे हैं। फिर ट्रिगर कह रहा है, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। फिर प्रिंसेस जल्दी करके वो भी चल पड़ती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है बकेट हॉल की सेरेमनी। वहाँ पे 2 लड़कियाँ गॉसिप कर रही हैं। एक लड़की कह रही, क्या तुमने ग्रैंड ड्यूक को देखा है? दूसरी लड़की कह रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये अफवाह सुना है कि वो बेहद खूबसूरत हैं। दूसरी लड़की कह रही, ये सेरेमनी, ये फंक्शन तो उन्हीं की वजह से की गई है, लेकिन वही नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी लड़की कह रही, क्या हम आज उन्हें देख पाएंगे? क्या हमें ये मौका मिलेगी? और तभी जिसके साथ कैप्टन की सगाई होने वाली है वो लड़की पहुंचती है। फिर घमंड करते हुए बोलती है, वो कहते हैं ना, उस पेड़ को मत देखो जिस पेड़ पर तुम चढ़ नहीं सकते। और वो दोनों लड़कियां आपस में कह रही, ये कुतिया यहाँ भी पहुँच गई। लेडी बेंड्रोस और वो घमंडी लड़की कह रही, जैसा कि तुम जानते होगे, मैं ग्रैंड ड्यूक की मंगेतर हूँ, मुझसे बेहतर और कौन होगा? मैं सबसे सुंदर और सबसे कुलीन हूँ। और हंसते हुए कह रही, तो कृपया अपने छोटे छोटे ख्याली सपनों से जाग जाओ। और हंसने लगती है। ये सब ड्रामा वहाँ खड़े होके एरन भी देख रहा होता है और मन में सोच रहा है, क्या उसे नहीं पता कि ग्रैंड ड्यूक की इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन सीरियसली वो है कहाँ? मैंने उन्हें बार बार कहा था कि उन्हें यहाँ होना चाहिए। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हॉर्स के पास। क्लोई वहाँ पे बैठी हुई सोच रही, अरे मैं फिर से लगभग सो ही गई थी। क्या वो आज नहीं आ रहे हैं? क्या मुझे बस सो जाना चाहिए? मैंने सोचा कि मैं आज उनके लिए इंतजार करूंगी, क्योंकि बाकी सभी समय में सो रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके सामने आकर बात कर सकूंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, उनसे आमने सामने मिलना बहुत जोखिम भरा है। इसके अलावा वो आज शायद नहीं आएंगे, क्योंकि वो आमतौर पर इतनी देर तक यहाँ नहीं रहते हैं। शायद मुझे अभी सो जाना चाहिए। और कुछ समय के बाद एंट्री होता है कैप्टन की। वो आता है, फिर सोच रहा, यहाँ बहुत शांति और सुकून है, जैसे कि ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हुआ हो। और देखता है सामने क्लोई बैठे बैठे ही सो रही होती है। फिर गार्ड कहता है, पिछली बार जब मैंने देखा था तब वो जागी हुई थी, लेकिन देर होने की वजह से वो अब सो गई होगी। फिर कैप्टन कहता है,
कोई बात नहीं, दरवाजा खोलो। और अंदर जाता है और हॉल को देखता है। हॉल पूरी तरह से ठीक हो चुका है और कैप्टन कह रहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दौड़ने के लिए तैयार है? गार्ड कह रहा है, जी सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और कैप्टन सोच रहा है, वो कुछ ही हफ्ते पहले मर रही थी, क्या वो बच्ची सच में होल को ठीक कर ली? फिर गार्ड से पूछता है, क्या उस स्लेब में कुछ अजीब है? गार्ड कहता है, अजीब? और कह रहा, इतनी सारी अजीब चीजें हैं कि मैं उन पर नजर ही नहीं रख पा रहा हूँ। वो आसानी से एक कोचमैन की तुलना में 2 गुना खाना खाती है और वो पहाड़ के ऊपर भी ऐसे चढ़ती है जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। इतना ही नहीं, वो एक कंगाल की तरह कपड़े पहनती है। भले ही उसका बिहेवियर सीधा साधा है, लेकिन बूढ़ी औरत की तरह बात करती है और ऐसा लगता है कि उसे दवाइयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। यहाँ एक कोचमैन घायल हो गया था और उसने पौधे से उसका इलाज कर दिया, लेकिन वो अपनी बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, जो बहुत सस्पियस है। ये भी अजीब है कि सर क्यूपिडो और डेप्यूटी चीफ जॉर्ज हर दिन उसी के बारे में पूछते हैं। ये बात सुन के कैप्टन कहता है, मेडिकल विंग से डेप्यूटी चीफ जॉर्ज। गार्ड कह रहा है, हाँ योर ग्रेस, वो कल भी बच्चे से मिलने आए थे। वो पहाड़ और दवा के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। और कैप्टन सोच रहा, मैं उसके बारे में जितना ज्यादा जान रहा हूँ, वो उतनी ही ज्यादा अजनबी होती जा रही है। फिर पूछता है, हम जनरल्स के बैटल सेरेमनी के लिए कितने हॉर्स ला रहे हैं? गार्ड जवाब देता है, लगभग 20 सर। फिर कैप्टन कहता है, जांच करो कि क्या हॉल कल तक दौड़ने के काबिल है और कुछ भी अजीब लगे तो इवान को रिपोर्ट करो। फिर वहाँ से आ जाता है और जब देखता है पूरा शहर पूरी तरह से सेरेमनी का सेलिब्रेट कर रहा है, चारों तरफ रोशनी का उजाला। ये सब देख के सोच रहा, मुझे लगता है कि सेरेमनी बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा। एम्पायर एकजुट हो गया है और आखिरकार शांति है। और जब उसे क्लोई के बारे में याद आती है, वो महसूस करता है, लेकिन मेरे पेट में ये कैसे हलचल महसूस हो रही है। और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है, डेप्यूटी चीफ जॉर्ज कह रहे हैं, क्या आपका मतलब उस स्लेब से है जो हॉर्स के जेल में बंद है? कैप्टन कहता है, हाँ, मैं उस स्लेब को सेरेमनी में ले जाने की सोच रहा हूँ। और डॉक्टर सोच रहा है, लेकिन क्यों? मैं सोचता था कि जैसे ही हॉल का इलाज पूरा कर ले, वो किताब पर काम करना शुरू कर देगी। और कैप्टन उसे घूरते हुए देखता है। फिर डॉक्टर जॉर्ज को बोलना ही पड़ता है, ग्रेट आइडिया योर ग्रेस, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और मन में सोच रहा है, सेरेमनी ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चलेगा। मेरी हिज ग्रेस का विरोध करने की हिम्मत ही नहीं है। और कैप्टन सोच रहा है, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी बच्चे से उनकी कैंडी छीन ली गई है। फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप उस स्लेब में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। डेप्यूटी जॉर्ज कहता है, योर ग्रेस बहुत स्पेशल है। वो मेडिसिन पौधे को मुझसे भी बेहतर तरीके से समझती है। मैं हम्बल नहीं बन रहा हूँ योर ग्रेस, ये सच है। उसने मुझे सिखाया कि माउंटेन पर जहरीली जड़ी बूटियों की तुलना में मेडिसिन जड़ी बूटियाँ बहुत ज्यादा हैं। क्लोई ही वो पहली इंसान है जिसने ये महसूस किया कि हॉर्स ने जहरीली पौधे खा लिए हैं, और वही थी जिसने इसका इलाज ढूंढा, और वो क्लोई ही थी योर ग्रेस। फिर कैप्टन कहता है, क्या स्लेब का नाम क्लोई है? डॉक्टर जॉर्ज कहते हैं, जी हाँ महाराज। और तभी एरन पहुंचता है। फिर कहता है, कृपया मेरी बीच में टोकने के लिए माफ करें, मेरे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी संदेश है योर ग्रेस। फिर कैप्टन के कान में जाके कहता है, और तब कैप्टन उठता है। फिर कहता है, ये तय हो गया, रॉयल बैटल कंपटीशन के बाद मैं स्लेब को मैं सेरेमनी में लेके जाऊंगा। और डॉक्टर जॉर्ज चौंक के बोलता है, जी योर ग्रेस, मुझे आशा है कि क्लोई आपके लिए मददगार साबित होगी। और उससे क्लोई का नाम सुन के एरन कहता है, क्या क्लोई? क्या आपने अभी क्लोई कहा? वो साबले वालों वाला लड़का जैसे दिखने वाली स्लेब? फिर डॉक्टर जॉर्ज कहते हैं, क्या तुम्हें भी पता है क्लोई के बारे में? क्या आप भी जानते हो क्लोई को? और एरन कह रहा है, वो शांत स्लेब जिसके कपड़े फटे हुए हैं और बाल छोटे हैं, जो दवाई वाले कमरे में काम करती है और हमारे परिवार के अंडर काम करती है, वही वो छोटा बच्चा जो लगभग इतना लंबा है। सही कहा ना? क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? और डॉक्टर जॉर्ज मुंह लटकाते हुए कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्लोई सेरेमनी में जाएगी, ये उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और ये बात सुन के तो एरन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में सोच रहा, जब हिज ग्रेस सेरेमनी के लिए चले जाएंगे, मैंने सोचा था कि आराम करूंगा और खुशबूदार पानी में
नहा के मजे लूंगा। लेकिन स्लेब उनके साथ सेरेमनी में जा रही है। फिर डॉक्टर जॉर्ज पूछते हैं क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? एरन कहता है ना नहीं, क्या वो स्लेब एक मजदूर के रूप में काम कर रही है? डॉक्टर जॉर्ज कहते हैं शायद, लेकिन उसमें बहुत अच्छा देखभाल करने की टैलेंट है, इसलिए उसे किसी डॉक्टर के साथ काम पर लगाना अच्छा होगा। आपको क्या लगता है योर ग्रेस? फिर कैप्टन कहता है खैर, मैं घोड़े के इलाज के लिए कोचमैन को साथ ले जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर जॉर्ज सोच रहे हैं हाँ, इस तरफ क्लोई को पूरी तरह से मेडिकल विंग में एडमिट किया जाएगा। और एरन शौक होके बोलता है लेकिन योर ग्रेस, वो स्लेब हमारी फैमिली के हवाले में एना की देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो एक काबिल स्लेब है। मुझे लगता है कि आपको उसे अपनी पर्सनल स्लेब के रूप में रख लेना चाहिए। वो दूसरे के हेल्थ का ख्याल रखने और मालिश करने में बहुत अच्छी है, और वो आपके कपड़ों को भी देखभाल कर पाएगी। ये एकदम सही है। और एरन और डॉक्टर जॉर्ज आपस में देखते हुए एरन सोच रहा है मैं आपको उसे मेडिकल विंग में नहीं ले जाने दूंगा। फिर कैप्टन कहता है एरन, मैं उसका असाइनमेंट तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और एरन खुश होकर कहता है बिल्कुल योर ग्रेस। ये सब देख के कैप्टन सोच रहा वो एक कैपेबल वर्कर होना चाहिए, जो ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सीन चेंज होता है और कैप्टन अब उसके रूम की तरह आगे बढ़ रहा होता है। जब उसके रूम का दरवाजा खोल रहा होता है, उसे महसूस होता है कमरे के अंदर कोई है। जब दरवाजा खोलता है तब सामने देखता है जिसके साथ इसकी सगाई होने वाली है, क्लारा वेंड्रोस। और वो लड़की कहती है आप इतने देर कर दिए योर ग्रेस, आपको स्वागत है योर ग्रेस। और कैप्टन गुस्से में सोच रहा है क्या उसका दिमाग खराब हो गई है? वो किसी आदमी के बेडरूम में बिना परमिशन के कैसे अंदर आ सकती है? और कमरे के अंदर आता है और अपना कपड़े बदलने लगता है, और ये सब लेडी बनरस भी देख पाती है। और उसके शरीर का मसल्स बॉडी देख के वो पूरी तरह से पागल ही हो जाती है और सोच रही मैं कितना लकी हूँ जो मैंने ऐसे एक आदमी को पाया जिसके एक खूबसूरत चेहरे के साथ साथ एक खूबसूरत शरीर वो सिर्फ मेरे हैं। और कहती है योर ग्रेस, आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने आपकी कितने देर से इंतजार कर रही थी। मैंने इससे पहले कई बार आपके कमरे के बाहर से घूम के वापस जा चुकी हूँ, पर आपको मैं नहीं देख पाई थी। आप तो जानते ही होंगे मैंने मेरी पूरी जिंदगी में किसी को भी इतना इंतजार नहीं किया। और कैप्टन भारी आवाज में कहता है तुम्हें मैनर्स सीखनी चाहिए। और उसके वॉइस सुन के तो वो लड़की तब भी नट्टू हो जाती है, सोच रही उनका वॉइस भी बेहद खूबसूरत है। और उसके पास जाके चिपक जाती है और कह रही और कोई भी लड़की इस हवेली में आ सकती है, इसीलिए मेरे पास मैनर्स सीखने की समय नहीं है योर ग्रेस। आपने मुझे कभी अपना समय नहीं दिया और मैंने अपना सारा समय आपको दे दिया है। और कैप्टन भारी आवाज में कहता है फिर तुम्हें मुझसे तमीज से पेश आना चाहिए, फिर तुम्हें मुझसे तमीज से पेश आने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और उससे ये बात सुन के वो लड़की सोचती है वो एम्पायर की सबसे सुंदर लड़की के प्रति इस तरह की रिएक्ट कैसे दे सकते हैं। देखते हैं कि मेरी खूबसूरती के आगे वो कब तक टिक पाएंगे। फिर कैप्टन गुस्से में कहता है अब मैं तुम्हारे साथ एक लेडी की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। और उसे बेड पे धक्का दे देता है और वो लड़की तो एकदम से शॉक ही हो जाती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कह रहा होता है। और तभी वो लड़की उसे अपने हाथों से उसे जकड़ लेती है और जब किस करने की कोशिश कर रही होती है वो अपने बल पे उसे दूर चला जाता है। और वो लड़की सोच रही उनकी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मेरी किस को ठुकराया। कोई बात नहीं, मैं वापस से ट्राई करूंगी। और तब भी और कैप्टन उसे अपने बल पे उसे पीछे ही धकेल देता है। और लेडी क्लारा सोच रही ये क्या कर रहा है, मैं और पास नहीं जा सकती। और कैप्टन उसे पूरे गुस्से में देखता है और तभी उसे अपने हाथों से पीट देता है। और तब वो शर्माते हुए अलग हो जाते हैं और ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। और वो लड़की कहती है अगर आप ग्रैंड ड्यूक भी हुए तो आपकी हिम्मत कैसे हुई आप मुझसे ऐसे ट्रीट करने की। और कैप्टन कहता है चुप रहो और फिर से उसे पकड़ के पीट देता है। और लेडी क्लारा कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। कैप्टन कहता है मैं वही कर रहा था जो कोई भी बदतमीज और बिना
शिष्टाचार वाले बच्चे के साथ करते हैं। और लेडी क्लारा सोच रही, क्या है ये, मेरे साथ कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया गया, तब भी नहीं जब मैं 5 साल की थी। ये कितने शर्मिंदाजनक है। और तभी उससे कैप्टन एक बच्चा की तरह उसे उठा के रूम से बाहर निकाल देता है। फिर कहता है, अगर तुम मुझसे वापस मिली तो मैं तब भूल जाऊंगा कि तुम एक लेडी हो और मैं तुम्हें एक लेडी की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। क्या तुम समझ गई? और लेडी क्लारा तो पूरी तरह से शॉक हुई और फिर वहाँ से बहुत शर्मिंदा होके भाग के चली जाती है। और कैप्टन सोच रहा, क्या कोई भी औरत मेरे घर आ सकती है? फादर, क्या आप सच में अपना आपा खो चुके हो? सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है प्रिंसेस का एक्स हस्बैंड गिलबर्ट को दिखाया जाता है। वो गुस्से में दीवार को पीटते हुए वो कह रहा है, क्या उसे लगता है कि वो मेरी मदद के बिना अल्पासा को इतनी आसानी से हासिल कर सकता था? उसके इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने खुद मुझे मेरी अवार्ड नहीं दी और अपने नौकर से ये करवाया। सिर्फ उतना ही नहीं, उसे अंदर भी जाने नहीं दिया गया था। और वो सोच रहा है, जब मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो मुझे भी उसके दरवाजे से कई बार लौटा दिया गया है। फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि पूरे महल पर उसी का कंट्रोल था। मेरा मतलब है, मुझे उसकी पावर को कम नहीं समझना चाहिए था। डॉनकन ग्राहम, नया सम्राट जिसने अक्षम और दयनीय पूर्व सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया था, और उनका बेटा एलेक्जेंड्रो साम्राज्य के दूसरा हीरो है। क्या होगा अगर मुझे विद्रोह करने वाले पार्टी के रूप में फंसा दिया जाए? अगर लोगों के बीच विद्रोह हो जाए तो क्या होगा? मुझे इन सब चीजों को लेकर बेचैनी महसूस हो रहा है। मुझे शादी का बहाना बनाकर आसपास की जागीरों से संपर्क करना चाहिए। वैसे भी बिट्रेस अब तक मर चुकी होगी, है ना? मेरा मतलब है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है बिट्रेस को। वो एकदम से शॉक होके कहती है, माफ कीजिएगा, तुमने अभी क्या कहा? ट्रिगर कहता है, मैंने कहा कि तुम सेरेमनी में जा रहे हो। तुम ग्रैंड ड्यूक के पर्सनल स्लेव बनोगे। हिज ग्रेस एक बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें इसे एक प्रॉब्लम के रूप में लेना चाहिए। और क्लोई ये बात सुन के शौक होके सोच रही, सेरेमनी, उसका क्या मतलब है? और क्लोई सोच रही, वो इवेंट जिसमें युद्ध प्रतियोगिता के विनर एम्पायर का चक्कर लगाते हैं, इसमें 1 साल तक का समय लग सकता है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और उस आदमी की पर्सनल स्लेव होना। और ट्रिगर उसे खींचते हुए लेके जा रहा होता है। कहता है, खैर सर एरन ने तुम्हें तुरंत हिज ग्रेस की हवेली में आने का आदेश दिया है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। और क्लोई सोच रही, मुझे लगता था कि अब जब हॉल पूरी तरह से ठीक हो गया है तो मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर कहती है, क्यों? कोई प्लीज मुझे बताए कि मैं सपना देख रही हूँ। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मैंसन में। वहाँ पे एरन कह रहा, जैसा कि तुमने सुना ही होगा, इस साल के सेरेमनी के दौरान तुम हिज ग्रेस की सेवा करोगे। ये एक इम्पोर्टेंट और ऑनरेबल काम है। इसके लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना। और क्लोई तो शौक में होती है। वो सोच रही, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तभी और एक मेड आती है, कह रही, क्या आपने मुझसे मिलने के लिए कहा था सर एरन? एरन कहता है, सेंड्रा, तुम्हारा स्वागत है। ये क्लोई है और वो हिज ग्रेस की सेवा करेगी। और वो मेड कहती है, क्लोई, तुम्हें बस सब कुछ सीखना होगा जो तुम्हें हिज ग्रेस की सेवा के बारे में जानने की जरूरत है। और कहता है, क्लोई, तुम्हें कल की विदाई तक हेड मेड सेंड्रा से वो सब कुछ सीखना होगा जो तुम्हें हिज ग्रेस की सेवा करने के लिए जानना जरूरी है। क्लोई कहती है, ये सर। और मन में सोच रही, मैं सोने का नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे उन्हें देखने में भी बहुत डर लग रहा था। मैं उनकी पर्सनल मेड कैसे बन सकती हूँ? ये एक भूखे शेर के लिए काम करने से भी ज्यादा डरावना है। और मेन मेड से जाते हुए कह रही, तो हिज ग्रेस को फिजिकल टच पसंद नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते वो जागे हुए या फिर सोए हुए हों तो उन्हें कोई जैसे परेशान ना करे। और मेन मेड उसे पीछे देखते हुए कहती है, क्या तुम सुन भी रही हो? क्लोई कहती है, जी हाँ। जब मैं उनके नहाने की तैयारी कर रही थी तब उनके
कंधे और वो मेड चिल्ला के कहती है, खुद को संभालो, अगर तुमने कोई गलती की तो हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्लोई घबराते हुए कहती है, ओह मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। फिर वो मेड कहती है, अच्छा मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है अगर तुम हिज ग्रेस को नाराज करते हो, इसीलिए सब कुछ बेदाग रखो, ठीक है। क्लोई कहती है, जी मैम। और उसे ये सब बताया जाता है, तुम्हारी मेन काम उनके कपड़े तैयार करना और उन्हें यहाँ रखना और उनका बिस्तर बनाना और उनकी तलवार साफ करना। और क्लोई सोच रही है, तो मुझे मूल रूप से सारा दिन घर के काम ही करने होंगे। मैंने पहले कभी मेड के रूप में काम नहीं किया है, क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी? शायद ये बेहतर होगा अगर मैं अच्छा काम ना करूं। और वो मेड कह रही, अगर तुम ये सोच रहे हो कि काम के बोझ के कारण तुम्हें नौकरी से निकाला जाना बेहतर होगा तो ऐसा मत सोचना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर से तुम्हारा सर अलग ना हो जाए तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और क्लोई तो पूरी तरह से घबरा जाती है और कहती है, जी मैम। सीन चेंज होता है और दिखाई जाता है लेडी आना के पास। वो खुश होते हुए कहती है, क्लोई अंदर आओ, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। और क्लोई कहती है, हेलो लेडी आना, आप कैसी हैं? और वो मन में सोच रही, मुझे बहुत खुशी है कि उनके हालत में सुधार आ रहा है। लेडी आना कहती है, मुझे लगा कि तुम सेरेमनी के तैयारी में व्यस्त होगे, तुम यहाँ कैसे आ पाए? क्लोई कहती है, मैंने हेड मेड से यहाँ आने देने का बहुत रिक्वेस्ट की थी। मैं आपको अलविदा कहना चाहती थी क्योंकि अब मैं कुछ समय तक आपसे नहीं मिल पाऊंगी। फिर लेडी आना कहती है, मैं समझ गई, आने के लिए शुक्रिया। मुझे जलन हो रही है कि तुम्हें उन सभी अट्रैक्टिव नाइट्स के साथ एम्पायर की यात्रा करने को मिलेगी। और धीरे से कह रही, लेकिन क्लोई मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए इसे अपने तक ही सीमित रखना। क्लोई शौक होके बोलती है, क्या? लेडी आना कहती है, मेरी मेड की सहेली लेडी पेंड्रोसा की नौकरानी को जानती है और उसने कहा कि हिज ग्रेस ने लेडी क्लारा को परेशान किया। और क्लोई सोचती है, उन्होंने परेशान किया? और लेडी आना कह रही है, मैंने ये भी सुना है कि उन्हें लड़कियों को पीटना बहुत पसंद है। तो ये बात सुन के शौक होके सोच रही, ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता। लेडी आना कहती है, चुप रहना, अगर मेरे भाई को पता चला कि मैंने तुम्हें ये बात बताया है तो वो मुझे मार डालेगा। प्रिंसेस कहती है, ठीक है ठीक है। फिर आना कह रही, मैंने सुना है कि शायद इसलिए वो इतनी बार युद्ध पर गए थे, इसीलिए केयरफुल रहना क्लोई। सीन चेंज होता है और स्टार्ट होती है इवेंट जर्नी का पहला दिन। सारे चीयर अप कर रहे होते हैं और क्लोई भी तैयार है। कैप्टन की तरफ देखते हुए सोच रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा आदमी ऐसा काम कर सकता है। वो किसी परी के कहानी से सीधा निकलकर आने वाले राजकुमार की तरह दिखते हैं। वो हर एंगल से सुंदर दिखते हैं। उनकी डार्क आईब्रो, शार्प जॉ लाइन, उनके प्लम्प लिप्स, वो एकदम फ्लॉलेस हैं। अरे नहीं, अभी उनके चेहरे को घूरने का समय नहीं है। खुद को संभालो क्लोई। और देखती है सर डिप्टी चीफ को डॉक्टर जॉर्ज कहते हैं, सेफ जर्नी क्लोई। क्लोई भी कहती है, आपका शुक्रिया, मैं जल्द लौटूंगी। और फेस में मुस्कुराने लग के सोच रही, जो चीज मैं बदल नहीं सकती उसके बारे में परेशान होने का क्या फायदा। मैं अपनी किस्मत पर भरोसा रखूंगी। मैं काफी लकी हूँ। और उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। चलते रहते हैं। कैप्टन भी क्लोई की तरफ देखता है। क्लोई की तो हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो सोच रही, हमें और कितनी देर चलना होगा। हमने दोपहर खाने के लिए ही सिर्फ एक छोटा ब्रेक लिया था और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। और जब इवान कहता है, हम आज के जर्नी यही रोकेंगे, क्लोई सोच रही, आखिरकार खत्म हुआ तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तब एक लड़की आती है और कहती है, अरे तुम यहाँ नहीं हो, है ना? हिज ग्रेस के लिए टेंट तैयार है, जाओ और उनके बिस्तर लगा दो और रात को उनके लिए एक गर्म तौलिया ले आना। क्लोई मुस्कुरा के कहती है, बताने के लिए शुक्रिया। वो लड़की कहती है, मैं हेदी हूँ, मैं सार वेल्डर की मेड। फिर पूछते हैं, वैसे तुम लड़का हो या लड़की? और क्लोई कहती है, ओ मैं लड़की हूँ। और सोच रही, मुझे चिंता थी कि
मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, लेकिन मुझे राहत है कि मैं अभी भी एक लड़के की जैसे दिखती हूँ। और हैरी कहती है, मुझे लगा कि हिज ग्रेस तुम्हें इसीलिए लाए हैं क्योंकि तुम एक लड़का हो। खैर, अभी तुम्हें चलना चाहिए। और क्लोई कैप्टन के टेंट में आती है, सोच रही ये जगह काफी साफ और अच्छा है। ये कंबल इसे और भी बेहतर दिखता है। ये बहुत मुलायम है। मैं कल रात जागने की वजह से बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत परेशान थी कि कहीं वो मुझे याद ना कर ले। मुझे खुशी है कि मैंने अपने बाल काट लिए और लड़का की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उम्मीद है वो अब भी यही सोचते होंगे कि मैं कुपिडो मेंशन में हूँ। लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे पीटने लगे? अगर उन्होंने मुझे अपने उन बड़े बड़े हाथों से मारा तो? और तब अचानक कैप्टन पहुंच जाता है, कहता है, अब मैं अपना रात का खाना खाऊंगा। क्लोई एकदम से चौंक जाती है, अचानक से देख के घबराते हुए कह रही, मुझे माफ कर दीजिए हिज ग्रेस, मैं अभी आपके डिनर की खाना लाती हूँ। और कैप्टन अपना कपड़े बदलने लगता है। क्लोई सोच रही, क्या मुझे उनके साइलेंस को हाँ समझना चाहिए? कहते हैं, मैं जल्द ही वापस आती हूँ। और कैप्टन उसे देख के सोच रहा, कम से कम वो दूसरी लड़कियों की तरह मुझे परेशान तो नहीं करती। वो यूजफुल होनी चाहिए अगर एरन ने उसे खुद यहाँ तैनात किया है। और क्लोई बाहर आके अपना सांस छोड़ते हुए कह रही, ओफो, मैं तो डर गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की हवा बदल गई हो जब मुझे एहसास हुआ कि वो वहाँ थे। क्या मैं उनके पास सांस भी ले पाऊंगी? और डिनर लेके पहुँचती है। डिनर तैयार है मास्टर। और कैप्टन शांति से खाने के लिए बैठ जाता है। ये देख के क्लोई सोच रही, उनका खाने का अंदाज भी कितना शालीन है। मेरा मतलब है, मैं एक नोबलमैन से और क्या उम्मीद कर सकती थी। और जब कैप्टन अपना ड्रिंक उठाने जा रहा होता है, तब क्लोई भी आगे बढ़ाती है और उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ टच हो जाता है। और तब इन दोनों की आई कांटेक्ट भी हो जाती है। क्लोई अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर कैप्टन कहता है, अब से जब मैं अपना डिनर खाऊं तब तुम भी अपना डिनर खाने जाना। ये सुन के क्लोई सोच रही, क्या वो उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मेरा मतलब है, जब मैं एक राजकुमारी थी तब मुझे लगा था कि नौकर थोड़े परेशानी वाले हैं। शायद उन्हें अकेला रहने की आदत है और वो मेरी तरह इससे ही पसंद करते हो। फिर मुस्कुरा के कहती है, जी मास्टर। और कैप्टन ड्रिंक करते हुए सोच रहा, ये अजीब है, चाहे मैं कितना भी पी लूं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। पहली बार जब मैंने शराब पी थी, क्या वो मेरी पहली वार के बाद की बात थी? इससे मुझे नशा तो नहीं होगा, लेकिन ये मुझे सोने में मदद करेगा। खैर वो बच्चे, उसने हॉल का भी तब ख्याल रखा जब कोई और उसके लिए तैयार नहीं था। वो एक यंग लड़की काफी सराहनीय है। और अपना ड्रिंक खत्म करते हुए टेंट के बाहर निकलता है, चारों तरफ देखते हुए सोच रहा, मैं देख रहा हूँ कि घोड़े की देखभाल अच्छे से की जा रही है। कोचमैन कहाँ गया? और तभी एक आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? जब मुड़ के देखता है तब क्लोई पानी को देख रही होती है। कैप्टन सोच रहा, वो हॉर्स के पानी क्यों पी रही है? वो राशन में से पानी क्यों नहीं पी रही? अच्छा, तो ये बात है, स्लेब अपने मालिक के इजाजत के बिना पानी भी नहीं पी सकते। शायद आज ये उसका पानी का पहला घूंट था। उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं बस ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। भले ही वो एक स्लेब है, मुझे यकीन है कि वो इस तरह से खुद को दिखाना नहीं चाहेगी। और क्लोई पानी पी के मुस्कुराते हुए सोच रही, कितना ताजा महसूस हो रहा है और पानी का स्वाद कितना मीठा है। ये वो पानी है जिसे ये अनमोल हॉर्स पीते हैं, इसीलिए इसे साफ होना चाहिए। ये राहत की बात है कि मुझे इसके लिए अर्क ड्यूक से नहीं पूछना पड़ा। रुको, उन्होंने मुझसे उनके बिस्तर के पास शराब की 2 बोतलें छोड़ने के लिए कहा था। वो अभी अपना खाना खत्म कर रहे होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। कैप्टन अपनी रातें पीने में बिताते हैं, नींद आने में उन्हें परेशानी होती है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मैंने उन्हें एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। उन्हें भीड़ में घुलने मिलने के लिए स्ट्रगल करते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें कोई परेशानी है।
जाहिर है कि उन्हें दूसरों को पीटना पसंद है। वो आदमी और उनके मंगेतर सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। सामने देखती है हेदी खड़ी है। वो पीछे मुड़ के कहती है, ओह तुम हो। क्लोई सोच रही, ओह ये पर्सन। हेदी कहती है, रात के समय तुम वाकई में एक आदमी की तरह दिखती हो। और क्लोई कहते हैं, ओह मैं थोड़ा वैसे ही करती हूँ, है ना। और मन में सोच रही, क्या उसका नाम हेदी था। दिखावा करना काफी अजीब है कि हम करीब हैं। फिर हेदी कह रही, तो तुम स्लेव हो। क्लोई कहती है, हाँ मैं कुपेटो परिवार की स्लेव हूँ। हेदी कहती है, हम नौकरानियाँ ये जानकर हैरान थी कि तुम एक स्लेव हो। हम आम लोगों के बीच मुझे लगता है कि तुम इकलौती हो। वैसे ये जान लो कि सेरेमनी में भाग ले पाना बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और क्लोई बोलती है, हाँ ये मेरी इमेजिनेशन से परे है। फिर हेदी मुस्कुराते हुए कह रही, खैर सेरेमनी के लिए गुड लक। फिर क्लोई कहती है, बिल्कुल मिस हेदी। और मन में सोच रही, क्या मुझे गलतफहमी हुई। उसकी ईमानदारी भले ही रूठ लगे, लेकिन हम उम्र में समान हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरी इंसान है। कैप्टन की मेड के रूप में आने के बजाय अगर मैं एक बर्तन साफ करने वाली के रूप में आती तो बेहतर होता। और कैप्टन के टेंट के अंदर आती है और चारों तरफ देखते हुए सोच रही, क्या वो यहाँ पे नहीं है। क्या वो सच में ये 2 ड्रिंक सोने से पहले ये सारा खत्म कर लेंगे। और जब पीछे मुड़ के जाने वाली होती है तभी वो कैप्टन से टकरा जाती है और एकदम से शौक होके सोच रही, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये आदमी किसी भूत की तरह यहाँ वहाँ क्यों घूमता रहता है। और कैप्टन ड्रिंक करने लगता है। फिर क्लोई से कहता है, मुझे सुबह जगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा खाना ले आना। क्लोई हाँ में जवाब देता है। जब कैप्टन अपना शर्ट उतारने लगता है, क्लोई देख के पूरी तरह से ब्लश करने लगती है और सोच रही, जरा देखो तो उनके मसल्स। और उसे देखते ही रह जाती है और सोच रही, वो सच में वो पूरा खत्म करने वाले हैं। फिर कहती है, तो फिर क्या मैं जा सकती हूँ। और एकदम से भागते हुए चली जाती है। ये कैप्टन भी देख पाता है और उसे इस तरह भागते हुए देख के वो हंसने लगता है। सोच रहा, वो सजा के इंतजार में किसी डरे हुए पपी की तरह लग रही है। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जिससे वो इतना डरती है। खैर मैंने कहा तो था कि अगर वो होल को नहीं बचा पाई तो मैं उसे मार डालूंगा। वैसे मैं इवान को अग्रिम सैनिकों को निर्देश देने के लिए कहना भूल गया। वो अभी तक सोया नहीं होगा। फिर अपना टेंट से बाहर निकलता है और फिर से उसकी नजर क्लोई के ऊपर पड़ता है। फिर उसे देखते हुए सोच रहा, वो अभी तक गई नहीं, वो अभी तक यहाँ क्यों है। और क्लोई तो पौधे को देखते हुए सोच रही, यहाँ की क्रीपिंग वुड सोरेल एल्पासा वाली से काफी अलग है। ये वही पौधा है, फिर भी इसकी कोसेली स्मेल। क्या मुझे इसे ट्राई करके देखना चाहिए। और जब वो खाने वाली होती है तभी कैप्टन पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है। क्लोई देख के तो शौक होती है। वो सोच रही, कैप्टन। और कैप्टन पूछता है, तुम्हें भूख लगी है, सिर्फ इसीलिए तुम कुछ भी नहीं खा सकते। उससे ये बात सुन के क्लोई सोच रही, क्या उन्हें लगता है कि मैं घास इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं भूखी हूँ। फिर सर हिला के कहती है, मैं समझ गई। और कैप्टन वहाँ से पलट के चला जाता है और तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है और सोच रही, क्या अभी ही उन्हें होना चाहिए था, कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया। और भागते हुए चलती है। सोच रही, इतने सारे दिनों में से आज ही तुम्हें नखरे करने थे, बेवकूफ पेट। और ये देख के कैप्टन सोच रहा, वो कितनी भूखी रही होगी, रात के खाने का इंतजार नहीं कर सकी और नाश्ते के रूप में घास का ही सहारा लेना पड़ा। क्या सच में। फिर अगला दिन आता है। क्लोई भी कैप्टन के पास फूड लेके पहुंची होती है। फिर कैप्टन से कहती है, मैं अभी जाके टी प्रिपेयर करती हूँ। पीछे से कैप्टन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। और अचानक से ये बात सुन के क्लोई सोच रही, वो मुझे अचानक से मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। क्या वो मेरी असली आइडेंटिटी
जान चुके हैं? नहीं, मुझे बस शक है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो पूछने की जहमत भी नहीं उठाएंगे और बस मुझे फौरन यहाँ से हटा देंगे। फिर जवाब देती है, मेरा नाम क्लोई है। कैप्टन कहता है, क्लोई? वो पानी का जग। क्लोई कहती है, ओह, क्या मुझे और पानी लाना चाहिए? कैप्टन कहता है, ये तुम्हारा है, इसे ले लो। और क्लोई खुश होते हुए सोच रही, क्या ये मेरी है? कैप्टन कहता है, टी की जरूरत नहीं है, इसके बजाय इवान से कहो कि कोच 1 घंटे में शुरू होगा। क्लोई कहती है, मैं समझ गई, और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो जग को देख के सोच रही, ये कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्होंने मुझे, ओ खैर, किसे पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे ये क्यों दिया, लेकिन अब से मुझे हॉर्स का पानी पीना नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे वापस ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है लेडी पेंड्रोसा को। वो कह रही, वो हाथ जिन्होंने मुझे धक्का दिया था, वो बड़े हाथ जिन्होंने मुझे मारा था, आर्कड्यूक ग्राहम, आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मेरे साथ इस तरह की ट्रीट किया है। अब तक मैं कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिली जो इतना हैंडसम और जोश से भरा हो। अपमान के बावजूद मैं उनसे मिलना और घटना के बारे में अच्छे से डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे और भी सावधान रहना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं उस पल की याद करूँ, मुझे सच में इससे उतनी नफरत नहीं हो रही। सही बात है, मैं क्लारा सिर्फ एलेक्सेंड्रो को ही अपने स्वाभिमान पर पैर रखने की अनुमति दूंगी। हालांकि इस सेरेमनी को पूरा होने में कम से कम आधा साल लगेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सही कहा, हो सकता है कि वो कैपिटल में ना हो, लेकिन उनके पिता यहाँ हैं। अगर रेगुलर रणनीतियों का काम नहीं करेंगी तो मेरे पास उन्हें दूसरे तरीके से पकड़ने, बस में करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर मेड को कहती है, मेरे लिए सबसे सुंदर और शानदार कपड़े लाओ, जो तुम्हें मिल सके, जल्दी लाओ। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कैप्टन और क्लोई को। उनका यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। यहाँ से आगे काउंट लेम्पर्ट का लैंड शुरू होता है। क्लोई चारों तरफ देखती है और सोच रही, मैं पहली बार इतना विशाल मैदान देख रही हूँ। ये दिखने में भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। मैं जितना ज्यादा देखती हूँ उतना ही अधिक हैरान हो रही हूँ। और कैप्टन को देखते हुए सोच रही, वो मेरी सोच से बहुत अलग है। असल में बात ये नहीं है कि वो अलग है, बल्कि शायद वो शुरू से ही एक अच्छे इंसान है। कुछ दिन पहले क्लोई कह रही, कैप्टन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैप्टन कहता है, अंदर आओ, क्योंकि मैं उनकी स्लेव बनकर आई हूँ, तो मुझे उनके कपड़े तैयार करने में उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? लेकिन कैप्टन ने कहा था, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। वो मेरी मास्टर नहीं है क्या? इसीलिए क्योंकि मैं कोपिटो परिवार से हूँ? कैप्टन कहता है, अब से मुझे मास्टर मत कहना। क्लोई कहती है, जी हाँ, मैं समझ गई। और मन में सोच रही, खैर, मैं उन्हें भी दूसरों की तरह आर्चड्यूक ही कहूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि वो वैसे भी एक ऐसी कैप्टन है जिन्हें खुश करना मुश्किल है। मैं बहुत सी चीजों के दबाव में थी, इसीलिए ये अच्छा रहा। तब कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है। वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या आर्चड्यूक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं? दूसरा आदमी कह रहा, सही कहा, उन्होंने अनगिनत कुलीन महिलाओं को और यहाँ तक कि एक जश्न वाले बकेट को भी ठुकरा दिया। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं महिलाओं और दावत दोनों का ही मजे लेता। दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि आर्चड्यूक बिल्कुल तुम्हारी जैसा है? तुम्हारी और उनके बीच यही तो असली डिफरेंस है। वो आदमी कहता है, क्या तुम पहले ही भूल गए हो कि आर्चड्यूक कितनी
सम्माननीय और गरिमापूर्ण है, वही दूसरी ओर तुम, यहाँ तक कि तुम्हारी रूप रंग भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये सब सुन के क्लोई सोच रही, उस अफवाह के बारे में क्या जो कहते हैं कि वो महिलाएं के साथ मारपीट और उन पर हमला करते हैं, फिर भी जिन शूरवीर नाइट के साथ उन्होंने 10 साल बिताए हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। और वहाँ की लड़कियां भी ड्यूक के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़की कह रही है, क्या अर्क ड्यूक बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं? दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल, उनकी अफवाहें की वजह से मैं काफी परेशान थी कि वो किस तरह के इंसान होंगे, लेकिन हे भगवान, वो अब तक के सबसे शानदार इंसान हैं, जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। और जाहिर है वो शांत और काइंड पर्सन है। और सामने वाली लड़की कह रही है, कल मैं कैप लगाने में मदद कर रही थी, जब बिना किसी सूचना के वो करीब आए और उन्होंने मेरे लिए खंबा थाम लिया। वो एक सुंदर मूर्ति की तरह है और अहंकारी होने के बजाय वो विनम्र और डाउन टू अर्थ है। वो सच में एकदम सही है। जरा सोचो, उनकी फ्यूचर फियांसे कितने लकी होगी और कितने खुश रहेगी। और क्लोई को देख के कह रहे हैं, ओह, क्या वही वो लड़की है अर्क ड्यूक की नौकरानी है? ये सोचना कि उनके जैसी कोई महान इंसान की सेवा कर रही है, उसकी सिचुएशन चाहे जो भी हो, मुझे वाकई उससे जलन हो रही है। और दूसरी लड़की कहती है, उस जैसी स्लेब कितने लकी है। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सब याद करते हुए क्लोई सोच रही, खैर, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो मैं भी हैरान रह गई थी। किसे पता था कि नाइट का वो पत्थर दिल कमांडर इतना फुर्तीला और सुंदर होगा। उसके साथ साथ उनका शरीर कितना अच्छा होता अगर इस दुनिया में भी एक कैमरा होता। आखिर मैं अभी क्या सोच रही हूँ? वैसे ऐसा लगता है कि वो अपने नीचे काम करने वालों का अच्छा ख्याल रखते हैं, शायद इसीलिए हर कोई उनका सम्मान करता है। मुझे लगा कि वो एक भयानक इंसान है, लेकिन पता चला कि वो एक अच्छा इंसान है।